मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम रेवरेंड इंसानिटी है। अध्याय 41 से 50। मैं कुछ चट्टानें खरीदना चाहता हूँ। अपने लक्ष्य चुनने के बाद फेंग युआन ने महिला गू मास्टर से कहा। नवागंतुक। महिला गू मास्टर ने तुरंत सोचा। यहाँ तक कि सबसे घटिया जुआरी भी पत्थर खरीदते समय बहुत बारीकी से निरीक्षण करते थे। पहले वे ध्यान से देखते, फिर पत्थरों को अपनी हथेलियों में रखते और सतह तथा उसके भार को महसूस करने के लिए रगड़ते। ऐसे कार्यों के बाद भी यदि उन्हें लगता है कि उनकी भावना ठीक नहीं है तो वे हार मान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति शुरू में खरीदें नहीं कहेगा, और फेंग युआन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने पहले ही कह दिया था कि खरीदें, वह निस्संदेह एक नौसिखिया है जो अपना पहला रॉक जुआ अनुभव प्राप्त कर रहा है। यद्यपि महिला गू मास्टर ने यह सोचा, उसने अपनी अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं दिखाया, बल्कि एक फूल की तरह मुस्कुराना जारी रखा। फेंग युआन से धीरे से कहा, तो आप कौन सा टुकड़ा चुन रहे हैं? फेंग युआन ने इशारा करते हुए कहा, ये टुकड़ा। उसने तुरंत उसे वापस ले लिया। फेंग युआन ने फिर इशारा किया और कहा, ये टुकड़ा। वह हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक 2 पीस खरीद लेगा। ऐसा लगता है कि यह युवक बहुत अधिक जुआ खेलने वाला है, उसने मन ही मन मूल्यांकन किया। लेकिन इसके बाद फेंग युआन ने फिर से इशारा किया, और ये टुकड़ा, वह टुकड़ा, मैं उन सभी को खरीद रहा हूँ। महिला गू मास्टर दंग रह गई, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह फेंग युआन का फिर से आकलन करने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लगता है कि इस साधारण दिखने वाले युवक की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, अन्यथा किसी भी साधारण गू मास्टर के पास इस तरह खर्च करने के लिए अतिरिक्त नकदी कैसे होगी। ये सोचकर महिला गू मास्टर की मुस्कान अधिक कोमल और मैत्रीपूर्ण हो गई। ये सोचना कि उसके सामने खड़ा युवक एक वास्तविक ग्राहक था, ये एक अप्रत्याशित खुशी थी। हालांकि फेंग युआन ने उसे एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने सबसे दूर स्थित बैंगनी सोने की चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह हाँ, और वे 2 टुकड़े भी। महिला गू मास्टर आंतरिक रूप से हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। ये गुयू गांव से कौन सा युवा मास्टर है? ऐसा लगता है कि वह मुख्य पारिवारिक शाखा का उत्तराधिकारी है। अगर मैं उससे जुड़ जाऊं तो मुझे यहाँ रहकर दुकान में क्लर्क की तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विचार के साथ महिला गू मास्टर की मुस्कान और भी कोमल हो गई और उसने मोहक दृष्टि से फेंग युआन की ओर देखा। फेंग युआन के सामने 6 चट्टानें रखी गईं। फेंग युआन ने 60 आदिम पत्थर निकाले और उन्हें महिला गू मास्टर को दे दिया। उनके भुगतान के कार्य ने तंबू में मौजूद सभी अन्य गू मास्टरों का ध्यान आकर्षित किया। ओह, कोई तो रॉक जुआ खेलने जा रहा है। हम 1 घंटे से अधिक समय से निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जब कोई इसे आजमा रहा है तो हमें भी देखना चाहिए। ये एक छात्र है, उसने वास्तव में एक साथ 60 प्राचीन चट्टानें निकाल लीं, उसका परिवार अवश्य ही संपन्न होगा। वह एक नौसिखिया की तरह दिखता है। जुआ खेलना इतना आसान नहीं है, उसे बहुत बुरी चोट लगेगी। गू मास्टर वहीं खड़े होकर धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। सभी की निगाहें फेंग युआन की ओर थीं। युवा स्वामी, क्या आप मौके पर ही पत्थर खोलना चाहते हैं? हमारा जुआघर चट्टानों को खोलने के लिए मुफ्त सेवा प्रदान करता है। महिला गू मास्टर ने अपनी आंखों से मोहक झलकें भेजते हुए धीरे से सलाह दी। फेंग युआन ने अपनी आंख के कोने से भीड़ की ओर देखा, उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ हिलाकर महिला गू मास्टर को अस्वीकार कर दिया। बैंगनी सोना मेरा भाग्यशाली रंग है, और यह मेरी पहली बार शर्त है, यह बहुत सार्थक है। मैं खुद ही चट्टानें खोल दूंगा। महिला गू मास्टर की आंखें चमक उठीं, ये सोचकर कि यह वीर आचरण एक अमीर युवा मास्टर से अपेक्षित है। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि गुयुए गांव में फेंग युआन को बिना किसी रिश्तेदार के एक भटकता हुआ व्यक्ति कहा जा सकता है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जिसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। अरे, अगर आपके पास पैसा है तो क्या हुआ? मुझे आश्चर्य है कि ये कौन सा अमीर लड़का है जो अपने माता पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद करने के लिए यहाँ आ रहा है। अज्ञानी युवक कोई भाग्यशाली रंग के आधार पर चट्टानों का चयन कैसे कर सकता है? उफ, ये कार्य तो बस पानी में आदिम पत्थरों को फेंकने और मजे के लिए लहरों को देखने की प्रतीक्षा करने के समान है। तंबू में बैठे गू मास्टरों का उत्साह तुरंत खत्म हो गया। ये सोचने के बाद कि फेंग युआन एक उड़ाऊ पुत्र था, उनकी पहले से ही कम उम्मीदें हवा में उड़ गईं। कुछ गू मास्टर्स ने तो अपनी नजरें भी हटा ली और काउंटर पर रखे जीवाश्मों का निरीक्षण जारी रखने के लिए पीछे मुड़ गए। अपने आसपास के वातावरण में आए बदलावों से फेंग युआन की मनस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बिना किसी भाव के अपने आदिम समुद्र के भीतर के आदिम सार को सक्रिय कर दिया तथा उसे मूनलाइट गू में डाल दिया। अगले ही क्षण उसकी दाहिनी हथेली पर बने अर्धचंद्राकार निशान से पानी जैसी हल्की नीली रोशनी निकली।
फैंग युआन ने अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके एक बैंगनी सोने की चट्टान को अपनी हथेली में पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपनी उंगलियां बंद की और धीरे धीरे जीवाश्म की सतह पर रगड़ने लगा। नीली रोशनी चमकती रही, प्रकाश की लहरें पानी की तरह लहरा रही थीं। जैसे बैंगनी सोने की चट्टान का आकार छोटा हो रहा था, चट्टान के टुकड़ों से बड़ी मात्रा में पाउडर फैंग युआन की उंगलियों के अंतराल से बाहर गिर रहा था, जो तंबू के कालीन पर गिर रहा था। युवा मालिक की कारीगरी बहुत अच्छी है, महिला गू मास्टर ने मौका पाकर तुरंत प्रशंसा की। यह नौजवान कोई बेकार नहीं है, क्या महान कौशल है। ये दृश्य देखकर गू मास्टर्स की आंखों में एक जटिल चमक चमक उठी। उन्होंने फैंग युआन को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया था। फैंग युआन ने नीली रोशनी का उपयोग चट्टान की सतह पर रगड़ने के लिए किया। यह मूनलाइट गू के सावधानीपूर्वक उपयोग का एक रूप था। सामान्यतः इस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी को मूनलाइट गू का उपयोग 2 से 3 वर्षों तक करना होगा। फैंग युआन की उम्र और छात्र पहचान को देखते हुए ऐसा कर पाना सचमुच उल्लेखनीय है। देखो, वह हमारे गू यू कबीले की विशेषता मूनलाइट गू का उपयोग कर रहा है। कुछ गू मास्टरों को ये बात पता चली और उन्हें तुरंत गर्व महसूस हुआ तथा फैंग युआन के प्रति उनका स्नेह बढ़ गया। लेकिन इस विधि से चट्टानों को खोलना अभी भी बहुत कठिन है। कुछ वृद्ध और अधिक अनुभवी गू मास्टरों ने अपना सिर हिलाया। बैंगनी सोने की चट्टान छोटी होती गई, हथेली से थोड़ी बड़ी से मुट्ठी के आकार की हो गई। फैंग युआन की उंगलियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे जीवाश्म मोती के आकार का होता गया, नीली रोशनी तीव्र होती गई। अंततः जो कुछ बचा वह चट्टानों का एक ढेर था, जो कालीन पर गिरकर एक छोटी पहाड़ी का रूप ले रहा था। ये एक ठोस चट्टान थी, इसके अंदर कोई गू कीड़ा नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, वह अविश्वसनीय है। गू मास्टरों ने अपना सिर हिलाया। युवा मास्टर, अभी भी 5 टुकड़े बचे हैं, महिला गू मास्टर ने प्रोत्साहित किया। फैंग युआन की अभिव्यक्ति शांत थी, पूरी तरह से अप्रभावित। उसने बैंगनी सोने की चट्टान का दूसरा टुकड़ा पकड़ लिया और पीसना जारी रखा। लेकिन इस टुकड़े का परिणाम अभी भी एक ठोस चट्टान था, अंदर कोई गू कीड़ा नहीं था। तीसरा टुकड़ा अभी भी वैसा ही था। गू मास्टर अधीर हो गए। देखना बंद करो। पत्थरों को चुनने के लिए रंग पर निर्भर रहने से इस जुए का कोई मतलब नहीं है। अगर वह इससे अच्छा गू प्राप्त कर सके तो मैं फर्श पर पड़े पत्थर के पाउडर के ढेर को खा लूंगा। किसी ने अपमानजनक ढंग से हंसा। युवा मास्टर, हिम्मत मत हारो, क्या आपके पास 3 टुकड़े नहीं बचे हैं? आप अभी केवल आधे रास्ते पर हैं। महिला गू मास्टर ने फैंग युआन को आगे बढ़ाना जारी रखा। फैंग युआन ने चौथा टुकड़ा पकड़ लिया और जब वह हथेली के आकार का हो गया तो उसने अचानक सारी गतिविधि रोक दी। ओह, कुछ तो है। चट्टान की संरचना बदल गई है। ये बैंगनी सोने की तलछट नहीं है, बल्कि एक प्रकार का स्याही काला रंग है। मुझे मत बताओ कि वह सचमुच बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसने बहुत सारे अनुमान लगा लिए हैं। आसपास के गू मास्टर्स ने हल्के से चिल्लाकर कहा। युवा स्वामी, आपको अब आगे से सावधान रहना होगा। अचानक कोई हरकत न करें। शीतनिद्रा में सोए हुए गू कृमि बहुत नाजुक होते हैं। यदि आप बहुत अधिक ताकत का उपयोग करते हैं तो आप अंदर के गू कीड़े को मार देंगे। महिला गू मास्टर को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं थी। एक क्षण के लिए स्तब्ध होने के बाद उसने तुरंत सावधानीपूर्वक सलाह दी। फैंग युआन की गति धीमी हो गई, उसकी उंगलियां धीरे धीरे रगड़ रही थीं और छोटा पाउडर धीरे धीरे गिर रहा था। कई अंतरालों के साथ लगातार इस क्रिया को दोहराते रहने से वह अब पहले जैसा सहज नहीं रह गया था। काले रंग का चट्टान का चूर्ण धीरे धीरे गिरने लगा और जैसे जैसे चट्टान छोटी होती गई, फैंग युआन की चाल धीमी और कोमल होती गई। कालीन पर चट्टान का चूर्ण इकट्ठा होता रहा, क्योंकि फैंग युआन की काले रंग की चट्टान को अंततः साफ कर दिया गया था। आह, कितने अफसोस की बात है, ये तो चट्टान में एक चट्टान है। यह मेरी भावनाओं की बर्बादी है। मुझे सचमुच लगा था कि मेरे अंदर गू कीड़ा है। आप सभी को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। क्या रॉक बेटिंग इतना आसान है? 10 में से 9 दुकानें खाली हैं, अन्यथा दुकान कैसे पैसा कमाएगी? युवा स्वामी, आपकी किस्मत पहले से ही खराब नहीं है। पहली बार चट्टान में पत्थर घुसाना सामान्य लोग नहीं कर सकते। महिला गू मास्टर ने फैंग युआन को सांत्वना देने के लिए एक और तरीका आजमाया, जो उसके लिए प्रतीक्षारत परिणाम का मार्ग प्रशस्त करने के समान था। जुए के पत्थरों से कुछ भी न मिलना बहुत आम बात थी। 10 में से 9 घटनाएं। उनकी राय में फैंग युआन यादृच्छिक रूप से चयन कर रही थी। गू जीवाश्म मिलने की संभावना 0 के करीब थी। फैंग युआन मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और वह 5वीं चट्टान निकालना जारी रखा। उन्होंने सावधानीपूर्वक घिसाई की और 10 सांसों में बैंगनी सुनहरे रंग की चट्टान की पूरी सतह घिस गई और एक खुरदरी सतह वाली पीली मिट्टी की गेंद प्रकट हुई। एह, मुझे मत बताओ कि यह चट्टान में एक और चट्टान है। ऐसा लगता है, शायद। लेकिन यह थोड़ा अजीब है। ये मिट्टी का गोला एक बैंगनी सुनहरे रंग की चट्टान की सतह से घिरा हुआ है। मडबॉल की सतह को सुचारू रूप से संपीड़ित किया जाना चाहिए, तो फिर सतह अभी भी असमान क्यों है? आसपास के गू मास्टर्स हैरान थे।
अपने हाथों में मिट्टी के गोले को देखते हुए फेंग युआन की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके दिल में वह थोड़ा हिल गया। वह पीसना जारी रखा। नीली पानी जैसी रोशनी में पाउडर जैसी रेत गिर गई। उस बारूद में कुछ मिट्टी के टुकड़े भी मिले हुए थे, जो उसके पैर के पास रखे पत्थर के बारूद के ढेर पर गिर रहे थे। मुझे मत बताओ कि वहां सचमुच कुछ है। ये देखकर कुछ गू मास्टर्स आंखें फाड़े देखते रह गए। ये कहना कठिन है, किसी ने अनिश्चित स्वर में कहा। मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच कुछ तो है, दूसरा धीरे से बोला। घर्षण के कारण पीले रंग की मिट्टी की गेंद का आकार धीरे धीरे कम होता गया और जब वह हथेली के आकार की रह गई तो कोई व्यक्ति तंबू के अंदर घुस आया। युवक लड़के, रुको, मैं जियाजिन शेंग इसे खरीदूंगा। फेंग युआन की हरकतें रुक गईं। तंबू में मौजूद सभी गू मास्टरों ने अपना ध्यान इस व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। वह बाहर से जवान दिखता था, उसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। उन्होंने सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था, जिसकी कमर पर एक फीतेदार बेल्ट थी तथा बेल्ट पर एक चौकोर आकार का जेड टुकड़ा था। जेड के टुकड़े पर एक शब्द लिखा था, जिसमें अक्षर 1 लिखा था। जाहिर है, ये एक रैंक 1 गू मास्टर था। 20 साल की उम्र में भी प्रथम श्रेणी का गू मास्टर बने रहना, ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा अच्छी नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति की स्थिति कुछ अनोखी थी। उन्हें देखकर तंबू में मौजूद सभी गू मास्टरों ने झुककर उनका अभिवादन किया और एक साथ कहा, आपके अधीनस्थ आपको नमस्कार करते हैं, दूसरे युवा मास्टर। दूसरा युवा मास्टर, उसने पहले खुद को जियाजिन शेंग कहा था। क्या वह व्यापारी कारवां नेता जियाफू का सौतेला भाई है? इसका मतलब यह है कि यह रॉक जुआ अड्डा उसके द्वारा खोला गया है। लेकिन अब जब वह हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई दिया है, तो ऐसा लगता है कि वह जुआघर के नियमों को तोड़ रहा है। गू मास्टर्स ने धीरे से बातचीत की। ठीक है, मैं इस दुकान का दुकानदार हूँ। छोटे भाई वन, इतनी छोटी उम्र में जुआ खेलने निकलकर क्या तुम्हें अपने परिवार की डांट का डर नहीं लगता? मैं अब आपके हाथ में मौजूद उस मिट्टी के गोले को खरीदने के लिए 40 आदिम पत्थर पेश करूंगा। आप क्या सोचते हैं? 40 आदिम पत्थर पहले से ही बहुत हैं और हो सकता है कि उनमें एक भी गू न हो, लेकिन आज मैं अच्छे मूड में हूँ। चूंकि ये तुम्हारा पहला जुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ खो दो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पूंजी का एक हिस्सा वापस कर दूंगा। जियाजिन शेंग जल्दी से फेंग युआन के सामने चला गया और कहा, 40 आदिम पत्थर। फेंग युआन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी आंख के कोने से जियाजिन शेंग को देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, ऐसा लगता है कि तुम मेरे कब्जे में मौजूद मडबॉल जीवाश्म को जबरदस्ती खरीदना चाहते हो। जबरदस्ती खरीदारी जुआघर के नियमों को बिगाड़ रही है। इसके अलावा अब आप किंग माओ पर्वत पर हैं। आप मेरे जैसे गुयू कबीले के सदस्य को सबके सामने धमकाना चाहते हैं। ओह! फेंग युआन का अंतिम वाक्य सुनकर अन्य सभी गू मास्टर इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उनमें दुश्मनी अनियंत्रित रूप से बढ़ गई क्योंकि उन्होंने फेंग युआन की दिशा में देखा। जियाजिन शेंग के प्रति उनका व्यवहार भी अमित्रवत हो गया। जियाजिन शेंग ने सोचा था कि फेंग युआन जैसी 15 वर्षीय लड़की के साथ व्यवहार करना आसान होगा, उसे कुछ शब्दों से आसानी से मना लिया जाएगा। लेकिन सोचिए कि फेंग युआन में ऐसी क्षमताएं थीं और एक ही वाक्य से उसने जियाजिन शेंग को ऐसी मुश्किल में डाल दिया। गू मास्टर्स को हस्तक्षेप करने के लिए तैयार होते देख जियाजिन शेंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने अपना स्वर बदलते हुए जल्दी से अपने हाथों को लहराते हुए कहा, छोटे भाई, तुम गलत हो। मैं इस जुआघर का दुकानदार हूँ। मैं अपने ही नियमों को तोड़कर अपनी प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता हूँ? मैं भविष्य में व्यवसाय कैसे संचालित कर पाऊंगा? हे, मुझे आपकी मडबॉल थोड़ी दिलचस्प लगी, इसलिए मैं इसे खरीदना चाहता था। यदि आप इसे बेचना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाद में अंदर कुछ नहीं मिला तो मुझे याद न दिलाने के लिए दोष मत देना। फेंग युआन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पलटा और अपने हाथों में मिट्टी के गोले को घिसने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। उनकी गतिविधियां बहुत धीमी और बहुत सावधानीपूर्वक थीं। अक्सर कुछ क्षण बाद केवल सूखी मिट्टी का चूर्ण गिरने का आभास ही मिलता था। उसकी हरकत का अनुसरण करते हुए एक सुप्त गू कीड़ा धीरे धीरे सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। हे भगवान, वहां वास्तव में एक गू कीड़ा है। उसने सचमुच एक गू खोल दिया। क्या बकवास है, जुआ खेलने का यह तरीका भी काम कर सकता है। इस युवक का भाग्य बहुत अच्छा है, वह वास्तव में भाग्य से गू पाने में सफल रहा। तुरंत ही गू मास्टर्स की हताशा से तंबू भर गया। महिला गू मास्टर ने अवचेतन रूप से अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। दुकान में क्लर्क के रूप में वह रास्ते में कई पहाड़ी गांवों में गई थी, सभी प्रकार के लोगों और सभी प्रकार के ग्राहकों को देखा था, लेकिन उसने ऐसा हास्यपूर्ण दृश्य कभी नहीं देखा था। वास्तव में एक गू है। जियाजिन शेंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके दिल में नफरत और पछतावा होने लगा। जिस चीज से उसे सबसे अधिक नफरत थी, वह था उसका फायदा उठाया जाना। उसने जो जुआ का अड्डा खोला था, उसमें उसने कई निगरानी पद्धतियां लगा रखी थीं। जब कोई ग्राहक गू खोलने वाला होता, तो उसे खबर मिल जाती और वह आमतौर पर उसे जबरदस्ती खरीद लेता।
लेकिन अब फैंग युआन अपने जुआ अड्डे के अंदर था और उसकी आंखों के सामने एक गू आ गया था। जिया जिनशेन को महसूस हो रहा था कि उसके दिल से खून बह रहा है। उन्होंने जो प्राप्त किया वह एक टोड गू था। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक पीला था। पेट हल्का पीला था और पीठ भूरे पीले रंग की थी, जो कई दानों वाले फोड़ों से ढकी हुई थी, गांठों और मस्सों से भरी हुई थी, जो कि टोड प्रजाति की एक विशिष्ट विशेषता थी। एक नज़र में ये थोड़ा भयावह लग रहा था। ये बहुत बड़ा नहीं था, केवल हथेली के आकार का था। इसे हथेली में पकड़ना 2-3 अंडे पकड़ने के समान था। सभी प्रकार की प्रशंसा, ईर्ष्या और क्षोभ के बीच फॉन्ग युआन की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने सावधानीपूर्वक अपने आदिम सार को तैनात किया और उसे मेंढक के शरीर में इंजेक्ट किया। इस समय गू को फैंग युआन द्वारा परिष्कृत किया जा रहा था। जीवाश्मों से प्राप्त गू कृमि सामान्यतः अत्यंत कमजोर होते हैं। न केवल उनमें बहुत कम या बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, बल्कि उनकी चेतना भी सुस्त है, जिससे वे रिक्शाहीन हो जाते हैं और प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें गू गुरुओं द्वारा आसानी से परिष्कृत किया जा सकता है। फैंग युआन द्वारा जगाए जाने पर टोड गू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसका पेट हल्का सा हिलने लगा और वह धीरे से आवाज देने लगा। क्रोक। इसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इसने सभी के भावों को बहुत रोचक बना दिया। जीवित गू और मृत गू के मूल्य में बहुत अंतर था। ये एक जीवित गू है। उसने वास्तव में एक जीवित गू खोला है। किसी ने अपनी आंखें रगड़ी, इस पर विश्वास न कर पाने के कारण। यह मडस्किन टॉड है। अरे, ये वास्तव में मडस्किन टॉड है। किसी ने गू टोड की पहचान कर ली और उत्तेजित होकर चिल्लाया, इस युवक को सचमुच किस्मत का साथ मिला है। मुझे ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिली। किसी ने ईर्ष्या, जलन और घृणा जैसी जटिल भावनाओं से भरी हुई आह भरी। युवा स्वामी, बधाई। यह आज तक मेरा इतना कीमती गू कृमि देखने का पहला अवसर है। महिला गू मास्टर को शब्दों से परे झटका लगा। उसकी आंखें जीवन से चमक रही थीं। ये वास्तव में मडस्किन टोड है। ये एक दुर्लभ रैंक 2 गू कीड़ा है। इसका मूल्य 500 आदिम पत्थरों के बराबर है। लानत है, लानत है। किसी ने वास्तव में मेरी दुकान में ऐसा गू वम खोलने में कामयाबी हासिल की। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ। जिया जिनशेन का चेहरा पीला पड़ गया था और वह टोड को घूर रहा था। उसके दिल में गू को छीन लेने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने सचमुच ऐसा किया तो यह मुसीबत को निमंत्रण देने जैसा होगा। यह उनके परिवार का गांव नहीं था, बल्कि गू युए कबीले का क्षेत्र था। शायद मुझे थोड़े ज्यादा आदिम पत्थरों का भुगतान करना चाहिए था। शायद वह मुझे दे देता। यह सही है, वह सिर्फ एक छात्र है। अगर मैं उसे 100 प्राचीन पत्थर भी भेंट करूं तो भी वह प्रभावित नहीं होगा। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। जिया जिनशेन पश्चाताप से भरा हुआ था। नहीं, शायद इस युवा लड़के को अपनी चीजें नहीं पता हैं। भले ही उसने मडस्किन टॉड खोला हो, मुझे कीमत दबाकर इसे खरीदने में सक्षम होना चाहिए। जिया जिनशेन के दिल में नई आशा जगी। लेकिन अगले ही पल आशा की ये किरण फैंग युआन के शब्दों द्वारा निर्दयतापूर्वक चकनाचूर हो गई। फैंग युआन ने आसपास के लोगों की प्रशंसा और आश्चर्य को अनदेखा करते हुए अपने हाथों में पकड़े हुए मडस्किन टॉड को देखा। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में जिया जिनशेन से कहा, मडस्किन टॉड, रैंक 2 गू कृमि को हर भोजन में 500 ग्राम पीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी उतना ही अच्छा होगा। इसकी प्रजातियां संख्या में कम हैं और ये ट्रेजर ब्रास टॉड को परिष्कृत करने में आवश्यक मुख्य गू है। बाजार मूल्य 500 आदिम पत्थरों है। जिया जिनशेन, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? आप तो वास्तव में इतना स्पष्ट रूप से जानते हैं। जिया जिनशेन बुदबुदाया। इतने बड़े सदमे के बाद वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। फैंग युआन हल्के से हंसा और बोला, अगर तुम अनिच्छुक हो तो कोई बात नहीं। मैं इसे किसी और को बेचूंगा। मुझे यकीन है कि कोई इसमें दिलचस्पी लेगा। रुको, रुको, मैं इसे खरीदूंगा। लेकिन क्या ये कीमत सस्ती नहीं हो सकती? जिया जिनशेन की मुस्कान कड़वी हो गई। फैंग युआन पलटा और चला गया। जिया जिनशेन ने जल्दी से उसका पीछा किया। नहीं, मत जाओ, मैं खरीदूंगा। फैंग युआन के पास इस मडस्किन टोड को पालने की कोई योजना नहीं थी। ये रैंक 2 गू था, लेकिन फैंग युआन अभी भी रैंक 1 प्रारंभिक चरण था। यद्यपि वह पीली मिट्टी खाता था, किंतु किंग माओ पर्वत हरी मिट्टी से भरा था, इसलिए उसके लिए भोजन ढूंढना कठिन था। इसके अलावा यदि वह इस गू कीड़े को नहीं बेचता तो फैंग युआन को 3 गू कीड़ों को स्वयं खिलाना पड़ेगा। आदिम पत्थरों पर बढ़े हुए खर्च को छोड़ दे तो उनके पास मौजूद आदिम पत्थरों की वर्तमान मात्रा भी उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इस प्रकार फैंग युआन की योजना थी कि वह तुरंत मडस्किन टोड को बेच दे, 500 आदिम पत्थर प्राप्त करे और धन कमाए। फैंग युआन जैसे प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक स्तर के लिए 500 आदिम पत्थरों को पहले से ही एक बड़ी राशि माना जाता था। लेन देन शीघ्रता से पूरा हो गया और फैंग युआन ने भीड़ के सामने मडस्किन टॉड को जिया जिनशेन को सौंप दिया, साथ ही 5 भारी धन बैग भी स्वीकार कर लिए।
प्रत्येक थैले में 100 प्राचीन पत्थर थे। फैंग युआन के पास मूल रूप से 98 आदिम पत्थर थे और जुए के पत्थरों पर 60 खर्च करने के बाद उसके पास 38 बचे। अब उसका भाग्य कई गुना बढ़ गया और उसके पास 538 प्राचीन पत्थर हो गए। ये देखकर कई गुरु ईर्ष्या से लाल हो गए। फैंग युआन ने 5 बैग अपनी छाती में रख लिए और फिर बैंगनी सोने के जीवाश्म का आखिरी टुकड़ा लेकर तंबू से बाहर चला गया। युवा स्वामी, आप उस जीवाश्म को नहीं खोल रहे हैं। महिला गू मास्टर ने तेजी से पलकें झपकाईं और फैंग युआन की पीठ को घूरते हुए उसे जोर से याद दिलाया। फैंग युआन ने कोई ध्यान नहीं दिया और बिना पीछे मुड़े जुआघर से चला गया। वह अपने पीछे स्तब्ध गू मास्टरों का एक समूह छोड़ गया जो चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। जिनजिया शेंग द्वारा फैंग युआन को छोटा भाई कहना एक अभिवादन का तरीका है, वे किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। हरे तांबे जैसे प्राचीन समुद्र में ज्वार भाटा उठता गिरता घटता बढ़ता रहता था। समुद्र तल से ऊपर शराब कीड़ा एक गेंद के आकार में मुड़ गया, जिससे शराब की भाप निकलने लगी जो धीरे धीरे सफेद धुंध में बदल गई। आदिम सार का एक उछाल स्वोश के साथ ज्वार के खिलाफ और शराब के धुंध में चला गया। जब ज्वार कम हुआ तो आधा हिस्सा पहले से ही बचा हुआ था और रंग और भी गहरा हो गया था। प्रारंभिक अवस्था जेड ग्रीन 1 से यह मध्य अवस्था हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो गया था। मध्य अवस्था का आदिम सार समुद्र में गिर गया, लेकिन वह प्रारंभिक अवस्था के आदिम सार के साथ मिश्रित नहीं हुआ। जैसे कि वह अधिक सघन था, वह नीचे की ओर डूब गया। इस प्रकार स्थिति ये बनी कि आदिम समुद्र की ऊपरी परत प्रारंभिक अवस्था के आदिम सार से भरी हुई थी, जबकि निचला आधा हिस्सा मध्य अवस्था के आदिम सार से भरा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शराब की धुंध छिद्र के भीतर घूमने लगी। शराब कीड़े के शोधन के तहत अंततः प्रारंभिक चरण का आदिम सार कम होता रहा, जबकि मध्य चरण का आदिम सार धीरे धीरे बढ़ता गया। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है कि निचली परत के मध्य चरण का आदिम सार धीरे धीरे बढ़ता गया, जबकि ऊपरी परत के प्रारंभिक चरण का आदिम सार घटता रहा, लेकिन समुद्र तल में भी वृद्धि हुई। जैसे जैसे फैंग युआन ने अपने आदिम सार को परिष्कृत किया, उसने उसी समय आदिम पत्थरों से प्राकृतिक सार को निकाल लिया, जिससे उसके छिद्र में घटते हुए आदिम सार की पूर्ति शीघ्रता से हो गई। अंततः उनके छिद्र में 45% आदिम समुद्र पूरी तरह से परिष्कृत होकर मध्य स्तर के आदिम सार में परिवर्तित हो गया। मध्यम अवस्था के आदिम सार का बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा मैं जुआघर में 5 बार पत्थर नहीं खोल पाता। अपने बिस्तर पर कमल की मुद्रा में बैठे हुए फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय रात काफी हो चुकी थी। जुआघर से बाहर निकलने के बाद वह किसी अन्य दुकान पर नहीं गया, बल्कि वापस अकादमी की ओर चला गया। यद्यपि ये गू पर्वत गांव के किनारे पर था, फिर भी प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण के गुरु के रूप में 538 आदिम पत्थरों का मालिक होना अभी भी बहुत अधिक था। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि प्राचीन पत्थर भारी थे और उन्हें लाने ले जाने में परेशानी होती थी। यह अन्य लोगों की लालच को भी आकर्षित करता है। दूसरे अर्थ में यह उसके जीवन को खतरे में डाल देगा। यदि कोई उच्च श्रेणी का व्यक्ति या यहाँ तक कि कोई उच्च श्रेणी का व्यक्ति भी उसकी संपत्ति पर लालच करता है, तो फैंग युआन की वर्तमान क्षमता के साथ वह मुकाबला नहीं कर पाएगा। धन आता है और चला जाता है, लेकिन मनुष्य धन के कारण मरता है, ये दयनीय है। हास्यास्पद बात तो यह है कि इस दुनिया में बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। लाभ की नाव कई लोगों को ले जाती है, लेकिन कई अन्य को डुबो भी देती है। फैंग युआन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब उसने अपने हाथों में भूरे सफेद आदिम पत्थरों को देखा। एक पूर्ण आदिम पत्थर लगभग एक बत्तख के अंडे के आकार का था, लेकिन उसके हाथ में जो पत्थर था उसका आधा सार निकाल लिया गया था, इसलिए वह एक पूरा चक्र छोटा हो गया था। फैंग युआन को इसका कोई अफसोस नहीं था। हर चीज के अपने लाभ और हानियां होती हैं। फैंग युआन केवल एक सी ग्रेड प्रतिभा था, फिर भी वह अपने आदिम सार को परिष्कृत करने के लिए शराब गू का उपयोग कर रहा था और उसके आदिम पत्थरों का खर्च उसकी उम्र के लोगों की तुलना में कई गुना था। फिर भी इसी वजह से वह अपनी प्रतिभा की कमी को दूर करने में सक्षम हो सके। यदि वास्तविक साधना की गति को गिना जाए तो वह प्रथम 3 स्थान पर आ सकेगा। फैंग युआन ने आदिकालीन पत्थरों को वापस अपने पैसों के थैले में रख लिया और अंतिम बैंगनी सोने का जीवाश्म निकाल लिया। उसने जुआघर से कुल 6 जीवाश्म खरीदे और उनमें से 5 को वहीं खोल लिया तथा अंतिम जीवाश्म को अपने साथ वापस ले आया। जैसे ही उसने मूनलाइट गू को सक्रिय किया, 5 उंगलियों से घिसते हुए धीरे धीरे चट्टान को चीरते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। बैंगनी सोने का जीवाश्म धीरे धीरे नीली लहरों के नीचे सिकुड़ गया और अंततः पीसकर नष्ट हो गया, जिससे जमीन पर पाउडर का ढेर रह गया। फैंग युआन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रॉक जुए में आप 10 में से 9 बार हार जाते हैं। अपने 500 वर्षों के अनुभव के बावजूद भी वह 10 में से केवल 8 बार ही हार का सामना कर सके, और शेष 2 बार यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह जीवित गू था या मृत गू। मृत गू का मूलतः कोई मूल्य नहीं था। जहां तक जीवित गू का प्रश्न है, यह कोई दुर्लभ प्रकार का गू कृमि नहीं हो सकता है,
और यदि यह अत्यंत मूल्यवान गू भी हो तो भी इसके कारण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो सकता है। फेंग युआन का वर्तमान साधना स्तर अभी भी बहुत कम था, वह गू मास्टर्स के सबसे निचले स्तर पर था। मडस्किन टोड जो उसने पहले प्राप्त किया था, अगर ये तथ्य नहीं होता कि यह गुयू माउंटेन गांव था तो इसे जिया जिनशेंग द्वारा जबरदस्ती छीन लिया जा सकता था। जुआ कभी भी पारिवारिक संपत्ति बढ़ाने का तरीका नहीं था, बल्कि वास्तव में ये दिवालियापन और कर्ज का बड़ा कारण था। ये वह विकास पथ नहीं था जिसे फेंग युआन अपनाना चाहता था। यद्यपि अंतिम बैंगनी सोने के जीवाश्म में गू कीड़ा नहीं था, फिर भी फेंग युआन निराश नहीं हुआ। वास्तव में उसने पत्थर के चूर्ण के ढेर को देखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। दरअसल जुआघर में प्रवेश करने का उसका अंतिम उद्देश्य पत्थर के इस ढेर को प्राप्त करना था। वह मडस्किन टोड केवल एक ऐसी चीज थी जिसे उसने अपनी सुविधा के लिए प्राप्त किया था। उन्होंने निजी तौर पर जीवाश्म को खोला और उनके अलावा किसी को भी इस परिणाम की सच्चाई का पता नहीं था। उस दिन के बाद से वह ये दावा कर सकता था कि बैंगनी सोने के जीवाश्म से शराब का कीड़ा जागृत हो गया है और वश में हो गया है। यह विचार बहुत बढ़िया था। सबसे पहले कोई भी ये पुष्टि नहीं कर सका कि जीवाश्मों में वास्तव में कौन सा गू कृमि मौजूद है। कौन ये कहने का साहस करेगा कि शराब का कीड़ा बैंगनी सोने के जीवाश्म के भीतर शीत निद्रा में नहीं रह सकता? ये पूर्णतः संभव है। दूसरे, उनके पास कई प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। उन्होंने मडस्किन टॉड खोला, जिसने जुआघर में गू मास्टर्स पर गहरी छाप छोड़ी होगी। तीसरा, यदि कोई उससे लगातार सवाल भी करता रहे तो भी वह सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ सकता था। भाग्य कुछ अथाह था, यहाँ तक कि अगर किसी को संदेह हो कि यह फूल शराब भिक्षु का शराब कीड़ा है, तो भाग्य जैसे बहाने के खिलाफ उन्हें यह पता नहीं होगा कि फेंग युआन के खिलाफ कैसे बहस की जाए। अंधेरे कमरे में फेंग युआन की अभिव्यक्ति अशुभ थी। एक तरफा ढकना आग को कागज से ढकने के समान था। एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी पोल खुल जाएगी। शराब के कीड़े जैसे छिपे हुए खतरे से छुटकारा पाने के लिए उसे पहले हमला करना होगा। यह फेंग युआन की शैली है। इसके अलावा उसने इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचा था और आगे की साधना प्रक्रिया में उसे शराब के कीड़े को उजागर करना होगा। शराब के कीड़े जैसे रैंक 1 गू के लिए रैंक 1 गू मास्टर्स अत्यंत कीमती है, लेकिन रैंक 2 गू मास्टर्स के लिए यह अब उनके लिए अनुकूल नहीं है। इस प्रकार यदि यह बात उजागर भी हो जाए तो मुझे कुछ ध्यान ही मिलेगा, लेकिन इससे समग्र स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस प्रकार चिंता करने की कोई बात नहीं रह जाएगी। यह वसंत और शरद ऋतु के सिकाडा की तरह नहीं है। अगर स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाडा का खुलासा हो गया तो मैं अगले ही पल एक भयानक मौत मर सकता हूं। समस्याओं से निपटने के 500 वर्षों के अनुभव ने फेंग युआन को मानव मानसिकता से बेहद परिचित बना दिया था और उनके हर विचार उसके लिए स्पष्ट थे। फ्लावर वाइन ट्रैवलर की विरासत और मडस्किन टॉड मेरी यादों में यही दो खजाने हैं, और अब जब वे मेरे द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं तो अब मैं जो कर सकता हूं वह केवल क्रमिक और दृढ़ साधना है। फेंग युआन ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को आराम दिया। उसे थकान का एक तीव्र एहसास महसूस हुआ। एक गू मास्टर की आदिम समुद्री साधना नींद की जगह नहीं ले सकती थी। फेंग युआन ने अपना कंबल खींचा और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें अभी भी आधी खुली थीं। यद्यपि बिस्तर के नीचे 500 प्राचीन पत्थर छिपे हुए थे तथा साथ ही ग्रीन बैम्बू वाइन के कई बर्तन भी थे, फिर भी उसे तात्कालिकता और खतरे का एहसास हुआ। ये 500 से अधिक प्राचीन पत्थर पहले से ही सीमा का एक रूप थे। उत्कर्ष से पतन की ओर फेंग युआन को स्पष्ट था कि अब से उसका आदिम पत्थर का व्यय केवल बढ़ता ही जाएगा। लेकिन उसकी आय का मुख्य स्रोत उसके सहपाठियों से वसूली थी। वह अपने सहपाठियों की प्रगति और सुधार को तेजी से महसूस कर रहा था। विशेषकर हाल के कुछ जबरन वसूली में गू यू मो चेन, ची चेन और उनके भाई गू यू फेंग जेंग ने अपने किक और घूंसे में काफी सुधार किया है। पहले उन्हें गिराने के लिए केवल 1 या 2 वार की जरूरत होती थी, लेकिन अब उन्हें 5 या 6 वार की जरूरत पड़ती है। 3-4 बार और लूटपाट के बाद उनके घूंसे और लातें पूरी तरह से निखर कर सामने आ जाती। यदि वे मुझे एक एक करके चुनौती देंगे तो मेरी वर्तमान सहनशक्ति के साथ मैं उस तरह की राउंड रॉबिन लड़ाई को सहन नहीं कर पाऊंगा। 500 आदिम पत्थर बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन मेरे प्रतिदिन के 4 पत्थरों के वर्तमान खर्च के हिसाब से ये वास्तव में ज्यादा नहीं है। किंग माओ पर्वत पर पहले से ही कोई खजाना नहीं बचा है, लेकिन पास में बाई गू 2 पर्वत पर धार्मिक मार्ग के रैंक 4 गू मास्टर की गुप्त रूप से निर्मित शक्ति विरासत है। यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि फूल शराब भिक्षु का खजाना बहुत छोटा था, जिससे मुझे केवल एक शराब कीड़ा मिला। वहां अभी भी वह फिल्म छवि दीवार है। शायद मैं इसे कारवां में एक निश्चित व्यापारी को बेच सकता हूं। फेंग युआन सोचता रहा और उसकी पलकें भारी होती गईं। अंततः वह सो गया। दूसरे दिन दोपहर में भोजनावकाश के दौरान फेंग युआन पुनः पहाड़ी गांव के बाहर खरीदारी करने गया। चूंकि उनमें से कई को दिन में काम करना था, इसलिए तंबू क्षेत्र में ज्यादा ग्रामीण नहीं थे। फेंग युआन को याद है कि वह उस क्षेत्र में गया था जहां विक्रेता कल रात अंतरंग घास बेच रहा था।
जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक खाली गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। एक शुतुरमुर्ग गाड़ी को घसीट रहा था। वह गर्व से अपनी जगह पर खड़ा था। उसका शरीर शुतुरमुर्ग जितना बड़ा था, जबकि देखने में मुर्गे जैसा था। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। उसके शरीर के एक और चौड़े पंखों की एक जोड़ी लगी हुई थी, जिसके पंख 7 रंगों में बहुत चमकीले थे। मुर्गे का सिर ऊंचा उठा हुआ था। उसका विशाल लाल मुर्गा एक गोमेद मुकुट की तरह था, जो सूर्य के प्रकाश में एक मणि की चमक के साथ चमक रहा था। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत देर कर चुका था। इंटीमेट ग्रास बिक चुका था। अफसोस की बात है, अगर मैं कुछ किलो इंटीमेट ग्रास खरीद पाता तो मैं काफी मात्रा में आदिम पत्थरों को बचा पाता। जैसे ही फैंग युआन आगे बढ़ा, उसके कदम रुक गए और वह उस क्षेत्र में और भीतर चला गया। आओ, विभिन्न गांवों की स्वादिष्ट शराब का स्वाद चखो। यहाँ 100 से अधिक प्रकार की वाइन है, जैसे कि लालटेन घास वाइन, मजबूत स्वाद वाली नॉट ट्यून वाइन, हल्का और सुरुचिपूर्ण प्राचीन ड्रैगन वेल, मीठा और खट्टा फूल रॉक ट्यून, मुंह में पानी लाने वाली 100 स्प्रिंग ओल्ड सेलर, 3 शरद ऋतु का समृद्ध और भारी सुगंधित नशा। तंबू के सामने एक नीली गोल बाल्टी के सामने एक दुकानदार बड़े चाव से सामान बेच रहा था। फैंग युआन की निगाहों में एक चमक सी चमक उठी और उसकी तुरंत दिलचस्पी बढ़ गई। वह मुड़कर शराब की दुकान में घुस गया। शराब की दुकान की सजावट बहुत अनोखी थी। तंबू के सबसे भीतरी भाग में एक लंबा काउंटर था। वहां एक गू मास्टर तैनात था, जिसके पीछे दर्जनों क्रिस्टल लेडीबग्स थे, जो विकट टोकरियों के आकार के थे और तंबू की कपड़े की दीवारों पर चिपके हुए थे। फर्श पर कोई कालीन नहीं था, बल्कि खुले पहाड़ की चट्टानें और मिट्टी थी। मिट्टी के बीच चमकीले रंग के मशरूम उग रहे थे। ये मशरूम विभिन्न रंगों के थे, गोल और थोड़े प्यारे लग रहे थे। कुछ मेजों जितने बड़े थे, जबकि अन्य बेंचों जितने छोटे थे। इन्हें प्रायः वहां वितरित किया जाता था, जहां एक बड़े टेबल मशरूम को कुछ छोटे बेंच मशरूमों से घेरा जाता था। यह मासूम मशरूम है, जिसे जानबूझकर एक गू मास्टर द्वारा उगाया गया है। इसमें हवा में मौजूद धूल और कणों को सोखकर उसे शुद्ध करने की क्षमता होती है और यह एक प्रकार की घास है। फैंग युआन मशरूम को देखते ही उसकी उत्पत्ति को पहचान सका। उसने छोटे मशरूमों में से एक को चुना और बैठ गया। मशरूम की सतह तुरंत थोड़ी नीचे धंस गई, जिससे फैंग युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पृथ्वी पर मौजूद सोफे पर बैठा हो। युवा स्वामी, ये शराब की सूची है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? एक दुकान सहायक वहां आया। फैंग युआन ने वाइन सूची पर नजर डाली और महसूस किया कि यहाँ की वाइन हरे बांस की वाइन से अधिक महंगी थी। मैं 1 कप बंदर शराब लूंगा। फैंग युआन ने सूची पत्र नीचे रख दिया। 1 कप बंदर शराब। दुकान का सहायक पीछे मुड़ा और चिल्लाया। काउंटर पर प्रथम श्रेणी के गू मास्टर ने यह बात सुनी और तुरंत नीचे झुककर बांस से बना शराब का प्याला निकाला। इसके बाद उसने शराब का प्याला लिया और तंबू की ओर मुंह करके घूम गया। नीले तंबू की दीवारों पर दर्जनों क्रिस्टल लेडीबग्स थे, जिनके सिर नीचे की ओर और पूंछ ऊपर की ओर थी। वे चुपचाप दीवारों से चिपके हुए थे, जैसे कि वे तंबू के लिए केवल सजावट हों। ये क्रिस्टल लेडीबग भी एक प्रकार के गू थे। इसका पेट खाली था, क्योंकि गू मास्टर्स द्वारा बहुमूल्य तरल पदार्थ ले जाने के लिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता था। उनके शरीर पारदर्शी थे, मानो वे क्रिस्टल से बने हों। बाहर से देखने पर पता चलता है कि लेडीबग के पेट में विभिन्न प्रकार की शराब पाई जाती है। गू मास्टर ने जल्दी से उनमें से वह क्रिस्टल लेडीबग ढूंढ लिया जिसमें बंदर की शराब थी। उसने बांस से बना शराब का प्याला लेडीबग के मुंह के पास रखा और अपने दूसरे हाथ से लेडीबग के बाह्य कंकाल को धीरे से सहलाया। आदिम सार की एक छोटी सी मात्रा क्रिस्टल लेडीबग के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके बाद उसने अपना मुंह खोला और शराब की एक धार बांस के शराब के प्याले में बह निकली। शराब कप में तब तक फैलती रही जब तक कि वह भर नहीं गया। गू मास्टर ने बांस से बना शराब का प्याला, जो बंदर की शराब से भरा था, काउंटर पर रख दिया। दुकान का सहायक, जो पहले से ही कुछ देर से इंतजार कर रहा था, उसने जल्दी से कप को सावधानी से उठाया और उसे फैंग युआन तक पहुंचाने के लिए कुछ कदम चला। फैंग युआन ने केवल एक छोटा सा घूंट लिया। बंदर की शराब वास्तव में एक फल शराब थी, जो मीठी और ताज़ा थी और तालू पर नाजुक थी। उसने पीना बंद कर दिया, लेकिन एक विचार के साथ। फैंग युआन ने शराब कीड़े को बुलाया। सफ़ेद और मोटा शराब का कीड़ा सफ़ेद रोशनी की चमक में बदल गया और हवा में एक चाप बना। प्लॉप की आवाज़ के साथ वह शराब के प्याले में जा गिरा। शराब हर जगह फैल गई और मशरूम की मेज पर भी छिटक गई। शराब का कीड़ा मदिरा के प्याले में खुशी से उछल रहा था और बंदर की शराब नंगी आंखों से घटती हुई देखी जा सकती थी। कुछ ही सांसों में कप सूख गया और उसमें एक भी बूंद नहीं बची। ये शराब का कीड़ा है, काउंटर पर खड़े गू मास्टर ने चमकती आंखों से चिल्लाकर कहा। वह ग्रेड डी प्रतिभा वाला प्रथम श्रेणी का गू मास्टर था, जो केवल व्यापारियों के कारवां का अनुसरण करने और इस शराब की दुकान में काम करने में सक्षम था। उनका उद्देश्य अपने अवसरों की तलाश करते हुए पर्यटन करना था। शराब का कीड़ा आदिम सार को परिष्कृत कर सकता है और इसे पूरे दायरे तक बढ़ा सकता है। रैंक 1 गू मास्टर के लिए ये एक अत्यंत कीमती गू कीड़ा कहा जा सकता है। क्या ये वह अवसर नहीं है जिसकी वह बड़ी मेहनत से तलाश कर रहा था?
युवा मास्टर, क्या आपके पास इस शराब कीड़े को बेचने की कोई योजना है? वह उत्साह से उसके पास आया, उसकी आंखों में ईमानदारी की झलक थी। फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया, दृढ़ निश्चय के साथ उसे अस्वीकार कर दिया, और उसके बाद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इस बार उसका उद्देश्य अपने पास मौजूद शराब कीड़ा को उजागर करना था, उसने इसे बेचने के बारे में कभी नहीं सोचा था। युवा स्वामी, कृपया रुकें। मैं इस बारे में बहुत गंभीर हूँ, शायद हम बैठकर चर्चा कर सकें। गू मास्टर अनिच्छा से फैंग युआन का तंबू के प्रवेश द्वार तक पीछा करता रहा, लेकिन फैंग युआन ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में वह केवल वहीं खड़ा रह सका। उसके चेहरे पर अत्यंत खेद था, क्योंकि उसने देखा कि फैंग युआन का पिछला दृश्य एक कोने से घूमकर क्षितिज के बीच में गायब हो गया। ... अनजाने में ही सूर्य धीरे धीरे अस्त हो गया और अर्धचंद्र ने उसका स्थान ले लिया। रात में चांदनी चमक रही थी, लेकिन व्यापारियों की दुकानों में लगी असंख्य स्ट्रीट लाइटों के कारण वह चमक फीकी पड़ रही थी। आज रात व्यापारी की दुकान पर बहुत सारा व्यापार था। फैंग युआन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसे चारों ओर से घेर लिया गया, और अनजाने में ही उसे तरह तरह की बातें सुनने को मिली। दुकानें आमतौर पर 3 दिन और 3 रातों के लिए खुलती हैं। आज रात तो दूसरी रात है, परसों सुबह तक व्यापारियों का कारवां अपनी यात्रा पर निकल चुका होगा। इसलिए अगर हमें कुछ भी खरीदना हो तो हमें जल्दी करनी पड़ती है। मैंने कल एक गोल्डन बेलगू देखा, अफसोस ये बहुत महंगा था। दुकानदार से काफ़ी देर तक मोल भाव करने के बाद भी कोई सस्ता सामान नहीं मिला। मैं आज रात जाकर देखूंगा। क्या तुम लोगों ने सुना? कल रात एक युवक ने मडस्किन टॉड खोला और 500 आदिम पत्थरों का लाभ कमाया। ... फैंग युआन ने ध्यान से सुना। उसके दिल में निराशा थी, क्योंकि उसने शराब कीड़े के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। शराब कीड़ा केवल एक रैंक 1 गू कीड़ा है, लेकिन यह रैंक 1 गू मास्टर के लिए अत्यंत सार्थक है। फिर भी ये रैंक 2 या रैंक 3 गू मास्टर के लिए बेकार है, क्योंकि वे इसके साथ अपने आदिम सार को और अधिक परिष्कृत करने में असमर्थ हैं। इसलिए ये स्वाभाविक है कि किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि शराब के कीड़ा के मामले को उजागर करने की पहल में कुछ समय तक देरी नहीं की जा सकती। अगर मैं इसे ज्यादा कर दूं, तो हो सकता है कि मामला खुल जाए। जैसे जैसे फैंग युआन चलता गया, वह अपने दिल में चुपचाप विचार करता रहा। इस समय उसके सामने हलचल मची हुई थी। इसके बाद फैंग युआन ने किसी को चिल्लाते हुए सुना, जल्दी से आओ और देखो, यहाँ एक बेईमान व्यापारी हमारे कबीले के लोगों को नकली गू बेच रहा है। भीड़ में गुस्सा भड़क उठा। ओह, ऐसा ही कुछ हो रहा है। जाओ और जल्दी से देखो, कौन सी दुकान हमारे कबीले के लोगों को धोखा देने की हिम्मत करती है। फैंग युआन भी भीड़ का पीछा करते हुए हंगामे की ओर बढ़ गया। उसकी नज़र एक बड़े लाल तंबू के मुहाने के चारों ओर खड़े लोगों के एक समूह पर पड़ी, और विशाल भीड़ उस तंबू को घेरे हुए थी। कुछ लोग उत्सुकता से देख रहे थे, जबकि अन्य उदासीन भाव से देख रहे थे, लेकिन अधिकांश लोग क्रोध की भावना से घिरे हुए थे। तंबू के बाहर 2 व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक युवा रैंक 2 गू मास्टर था, जिसकी पोशाक से पता चलता था कि वह स्पष्ट रूप से गुयू कबीले से था। दूसरे व्यक्ति का चेहरा परिचित था, वह जुआघर का मालिक जिया जिनशेंग था। युवा गू मास्टर ने अपने हाथों में एक काला गू कीड़ा पकड़ रखा था। उसे ऊपर उठाते हुए भीड़ की ओर चिल्लाते हुए कहा, मेरे कबीले के लोगों, मेरे सामने इस व्यक्ति ने कल मुझे एक नकली गू बेचा था। मुझसे झूठ बोला कि यह एक ब्लैक बोआ गू है, और इसे मुझे 250 आदिम पत्थरों के लिए बेच दिया। सोचिए कि जब मैं इसे परिष्कृत करने के लिए घर आया, तो मुझे एहसास हुआ कि यह ब्लैक बोआ गू नहीं था, बल्कि एक साधारण बदबूदार मोटा कीड़ा था। जिया जिनशेंग ठंडी हंसी हंसा, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने तुम्हें कब बताया कि यह एक ब्लैक बोआ गू था? आपके पास क्या सबूत है? जिया जिनशेंग के इनकार को देखकर युवा गू मास्टर गुस्से में आ गया और जिया जिनशेंग की कलाई पकड़ ली। तुम चालाक व्यापारी हो, तुमने इनकार करने की हिम्मत की। तुमने वास्तव में किंग माओ पर्वत पर गू यू कबीले के बारे में मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। क्या तुम मौत की तलाश में हो? मुझे छोड़ दो। जिया जिनशेंग भी गुस्से में था और उसने अपनी कलाई हिलाकर युवा गू मास्टर के हाथ को दूर कर दिया। यदि आप मुसीबत मोल लेना चाहते हैं और पैसे ऐंठना चाहते हैं, तो आपको एक बेहतर लक्ष्य ढूंढना चाहिए। मैं तुमसे नहीं डरता। मेरा भाई जियाफू है, जो 4थे दर्जे का गू मास्टर है। तुम मेरा क्या कर सकते हो? आप? युवा गू मास्टर ने आंखें फाड़कर देखा, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। 4थे दर्जे के गू मास्टर का नाम ही उसे डराने के लिए काफी था। वाह! जिया जिनशेंग ने जमीन पर थूका, अपना सिर उठाया और युवा गू मास्टर को देखा। तिरस्कार में हंसते हुए कहा, यह आप ही थे जो सस्ते गू का फायदा उठाना चाहते थे। क्या आपने ये सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि एक ब्लैक बोआ गू, जो एक गू मास्टर की ताकत बढ़ा सकता है, एक दुर्लभ गू कीड़ा होने के बावजूद एक शराब कीड़े से भी अधिक सस्ते में क्यों बेचा गया? इसे सामान्यतः 600 प्रिमवल पत्थरों में बेचा जाता है। क्या आपने सोचा था कि आप इसे मात्र 250 प्राचीन पत्थरों से खरीद सकते हैं? सपने देखते रहो, हरामी!
युवा गू मास्टर ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा लाल हो गया और वह क्रोध से कांपने लगा, उसकी छाती अपमान के क्रोध से जल रही थी। लोग बेचैन हो गए और आपस में बातें करने लगे तथा उग्र चर्चा करने लगे। लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चौथे दर्जे के गू मास्टर जियाफू का दर्जा उनके सामने एक विशाल पहाड़ी की तरह था, जो भीड़ को स्थिर कर रहा था। ये लड़का बहुत दुष्ट है, कितना चालाक व्यापारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने किंग माओ पर्वत पर इतना घमंडी होने की हिम्मत की, वह वास्तव में जियाफू का छोटा भाई है। मैंने सुना है कि वे सिर्फ सौतेले भाई हैं, लेकिन रैंक 1 की साधना के साथ भी वह इस रिश्ते का उपयोग कारवां में अनियंत्रित रूप से कार्य करने के लिए कर सकता है। यहाँ वास्तव में क्या हुआ? इसी समय एक ऊंची आवाज सुनाई दी, जियाफू यहाँ है। नेता विवाद सुलझाने के लिए यहाँ है, सभी लोग रास्ता छोड़ दें। चर्चा तब रुक गई जब सभी लोग अलग हो गए और उनके बीच एक संकरा रास्ता बन गया। एक मध्यम आयु वर्ग के गू मास्टर, जिनका मांसल छोटा शरीर और विशाल पेट था, अंदर आए। वह व्यापारी कारवां का नेता जियाफू था और लंबी आस्तीन वाला पीला लबादा पहनता था। सर जियाफू, मेरा प्रणाम। युवा गू मास्टर क्रोधित हो गए लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने स्वयं को क्रोध सहने के लिए मजबूर किया और जियाफू को सम्मान दिया। जिया जिनशेंग वहीं पर स्तब्ध रह गया, उसे अपने भाई के आने की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। इस विचित्र अभिव्यक्ति को फेंग युआन ने पकड़ लिया, जो दूर से स्थिति पर विचार करते हुए उसे देख रहा था। नमस्ते युवा गू मास्टर, यहाँ क्या समस्या है? जियाफू भीड़ के बीच में चली गई और सौहार्दपूर्ण ढंग से पूछा। युवा गू मास्टर खुश हो गया और उसने फिर से अपनी मुठ्ठियां बांध लीं। आसपास के कबीले के लोगों को देखकर उसने हिम्मत जुटाई और पूरी स्थिति बता दी। तो यही हुआ? जियाफू ने सुनते हुए सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने जिया जिनशेंग से पूछा, छोटे भाई, क्या ये सच है? जिया जिनशेंग ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अपने भाई की ओर न देखते हुए ठंडी सांस ली। जियाफू ने गंभीरता से सोचा। आसपास के लोग चुप थे, उनके विचारों को बाधित करने का साहस नहीं कर रहे थे। सभी लोग उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। यह मामला वास्तव में जिया जिनशेंग के घोटाले के कारण था, लेकिन युवा गू मास्टर भी लालची होने और खुद सतर्क न रहने के कारण दोषी था, अन्यथा उसे धोखा नहीं मिलता। यदि जियाफू अपने भाई की रक्षा करना चाहता, तो अपनी चौथी श्रेणी की साधना के साथ गुयू कबीले का नेता भी कुछ नहीं कर सकता था। जियाफू ने अंततः बोलने से पहले कुछ देर सोचा। मैंने स्थिति को समझ लिया है, इस मामले में मेरा भाई दोषी है, जिसके कारण इस युवक को नुकसान उठाना पड़ा और उसे नकली उत्पाद खरीदने पड़े। मुझे वास्तव में खेद है। ऐसा कहते हुए उसने युवा गू मास्टर की ओर अपनी मुठ्ठियां बांध लीं। सर जियाफू, युवा गू मास्टर काफी आश्चर्यचकित हुए और जल्दी से विनम्रता से कहा, आप रैंक 4 के गू मास्टर हैं, मैं केवल रैंक 2 का हूं। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जियाफू ने अपना हाथ हिलाया। हे, इसका साधना स्तरों से कोई लेना देना नहीं है। मैं योग्यता की परवाह किए बिना निष्पक्ष रूप से कार्य करता हूं। गलती तो गलती है, मैं व्यापारी कारवां की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। जहां तक मुआवजे की बात है, तो ये कैसा रहेगा? आपने 250 आदिम पत्थर खो दिए हैं, इसलिए मैं जिया परिवार की ओर से आपको उस राशि का 2 गुना मुआवजा दूंगा। उन्होंने अपना वादा तुरंत पूरा किया, क्योंकि एक अनुयायी ने 5 धन की थैलियां निकाली और उन्हें सार्वजनिक रूप से युवा गू मास्टर को सौंप दिया। प्रत्येक धन थैली ऊपर तक भरी हुई थी और प्रत्येक में 100 प्राचीन पत्थर थे। युवा गू मास्टर ने पैसों का थैला अपने हाथ में ले लिया। वह इतना अभिभूत था कि कुछ बोल नहीं सका। हालांकि मेरे पास आपके लिए एक सलाह है, जियाफू ने बात जारी रखते हुए याद दिलाया। ब्लैक बोआ गू बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह गू मास्टर की ताकत को स्थायी रूप से बढ़ाने में सक्षम है। हालांकि ये केवल रैंक 1 है, लेकिन बाजार में इसे पाना बहुत कठिन है। जब भी कोई बाजार में आता है, उसे तुरंत खरीद लिया जाता है। इसकी कीमत लगभग 600 आदिम पत्थरों की है। 250 आदिम पत्थरों से एक बनाने की कोशिश करना अव्यावहारिक है। जूनियर ने सबक सीख लिया है। युवा गू मास्टर ने कृतज्ञता में जियाफू को प्रणाम किया। भीड़ में जयकारे गूंज उठे। सर जियाफू शानदार हैं। शानदार, जैसी कि सर जियाफू से उम्मीद थी। चतुर्थ श्रेणी के गू मास्टर के रूप में उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग कमजोर पक्ष को धमकाने के लिए नहीं किया। सर जियाफू वास्तव में धार्मिक मार्ग के आदर्श हैं। नहीं नहीं, जियाफू ने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर अपनी मुठ्ठियां मोड़ते हुए विनम्रतापूर्वक कहा, हमारा जिया परिवार का व्यवसाय विश्वास और ईमानदारी पर आधारित है। मेरा भाई जवान और मूर्ख है, दूसरों के साथ शरारतें करना पसंद करता है। वह वास्तव में बहुत दयालु हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई उनके प्रति अधिक दयालु होगा, इसे दिल पर न लें। भीड़ की जय जयकार और भी तेज हो गई। हम्फ, जिया जिनशेंग का चेहरा बदसूरत था जब वह जमीन पर पैर पटकते हुए तंबू में चला गया। इसके बाद वह तंबू के पीछे से बाहर चला गया। फेंग युआन ने चुपचाप ये सब देखा और अपने दिल में सोचा, ऐसा लगता है कि फूल शराब भिक्षु के स्थान पर छवि दीवार बेची जा सकती है।
फ्लावर वाइन मॉन्क ने चौथी पीढ़ी के गू यू कबीले के नेता के कुरूप कृत्यों को रिकॉर्ड करने के लिए फोटो ऑडियो गू का उपयोग किया था। मरने से पहले अपने हृदय में आक्रोश के साथ उन्होंने फोटो ऑडियो गू का प्रयोग किया और उसे दीवार पर पटक दिया, जिससे एक छवि दीवार बन गई। छवि दीवार पर लगी तस्वीरें लगातार घूमती रहीं और लोगों को सच्चाई दिखाती रहीं। अपने लाभ को अधिकतम करने के इरादे से फेंग युआन बहुत पहले से इस छवि दीवार को बेचना चाहता था। उनका मानना था कि किंग माओ पर्वत पर रहने वाले अन्य 2 कबीले परिवार, बाई परिवार और जियोंग परिवार, इस छवि दीवार में बहुत रुचि लेंगे। लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से बेचना बहुत अनुचित होगा। उसकी साधना बहुत कमजोर थी और यदि वह इस प्रतिमा दीवार को अन्य गांवों में ले जाता तो उसे आसानी से चुप कराया जा सकता था। भले ही लेन देन सफल रहा और वह सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसा कोई रहस्य नहीं था जो हमेशा के लिए रहस्य बना रहे, और एक बार जब यह गुयू के उच्च अधिकारियों को पता चल गया तो उसे कबीले परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। फेंग युआन की योजना के अनुसार उसे अभी भी गुयू कबीले का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार सबसे सुरक्षित तरीका यह था कि इसे कारवां के किसी निश्चित व्यापारी को बेच दिया जाए। वे सभी बाहरी लोग थे और गांवों के आपसी विवादों में शामिल नहीं थे, इसलिए यह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। केवल एक दिन में ये कारवां गुयुए पर्वत गांव से निकलकर या तो जियोंग परिवार या बाई परिवार की ओर बढ़ जाएगा। फेंग युआन उन्हें बेचकर अपने जोखिम को न्यूनतम तक कम कर सकता था। यह सबसे सुरक्षित तरीका था। ... एक और कप शराब। शराब कहाँ है? जल्दी से मेरे लिए शराब लाओ। क्या तुम्हें डर है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा? जिया जिन शेंग ने चिल्लाते हुए मशरूम टेबल को जोर से पटक दिया। युवा मास्टर जिया, यह आपकी शराब है। क्लर्क जल्दी से उसके लिए शराब ले आया। जिया जिन शेंग ने बांस का कप पकड़ा और अपना सिर झुकाकर शराब का घूंट पी लिया। अच्छी शराब। वह जोर से हंसा, उसकी आवाज कर्कश और उदास लग रही थी। एक धमाके के साथ उसने कप मेज पर रखा और फिर से चिल्लाया, मेरे लिए एक और गिलास लाओ, मुझे उतना चाहिए जितना तुम दे सको। क्लर्कों की हिम्मत नहीं थी कि वे उसे अपमानित करें और वे केवल वही करते जो वह कहता। सौभाग्य से ये शराबखाना पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। न केवल मशरूम की मेजें लोगों से भरी थीं, बल्कि आसपास की सड़कें भी लोगों से भरी थीं। इस व्यस्त सड़क पर जिया जिन शेंग का शराबी स्वभाव कोई अनोखी बात नहीं थी। जिया जिन शेंग ने एक एक कप पी लिया। वह अपने दुखों को डुबोना चाहता था। भीड़ की ओर पीठ करके खड़े होने के कारण किसी ने ये नहीं देखा कि जब वह शराब पी रहा था तो उसके गालों पर आंसुओं की 2 स्पष्ट रेखाएं बह रही थीं। उसके दर्द, उसके दुख को कौन जानेगा? इसके विपरीत घृणा करने वाले व्यक्ति का एक दयनीय पक्ष भी होता है। हर किसी की अपनी अपनी कहानियां थीं। अपने भाइयों में वह सबसे छोटा था, सबसे सुंदर था और अपने पिता से सबसे अधिक मिलता जुलता था, इसलिए उसके पिता उससे सबसे अधिक प्यार करते थे। लेकिन स्वर्ग ने उसे केवल डी ग्रेड प्रतिभा देकर उसका मजाक उड़ाया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह अपने भाइयों के दबाव में रहने लगा। वह क्रोधित था और विरोध करना चाहता था, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था। उनके पिता को लगा कि उनकी मृत्यु निकट आ रही है और वे अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते थे। 2 लोगों को एक व्यापारी कारवां का नेतृत्व करना था। उन्होंने परिणामों के अनुसार पारिवारिक संपत्ति को विभाजित करने का वचन दिया। जिया जिन शेंग परिवार की संपत्ति और अपने कबीले की मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के तरीके पर भरोसा करना चाहता था। लेकिन यह सोचना गलत है कि वह एक बार फिर अपने भाई के लिए कदम रखने का पत्थर बन गया। जब जिया फू सामने आया तो उसे पता चल गया कि वह जाल में फंस गया है। यह योजना शुरू से ही थी, लेकिन क्या करता? एक बार जब वह इस कारवां में प्रवेश कर गया तो उसे जिया फू का चारा बनना पड़ा। रैंक 4 और रैंक 1 के बीच इतना बड़ा अंतर था कि वह दोबारा लड़ने में असमर्थ था। जिया फू, उसने जबरदस्ती यह नाम अपने मुंह से निकाला। उसकी आंखें नफरत की ज्वाला से जल रही थीं, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या तुम अपने भाई से सौदा करना चाहते हो? मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी। जिया जिन शेंग दंग रह गया, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो पाया कि काफी देर से उसके बगल में कोई बैठा हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ बार पलकें झपकाईं। अंततः उसे समझ में आ गया कि वह कौन था। यदि फेंग युआन न होता तो और कौन होता? यह आप है, उसने फांग युआन को घूरते हुए कहा। मुझे तुम्हारी याद है? भाग्यशाली लड़का, मुझे मेरे जुआघर से एक मडस्किन टोड मिल गया। तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? फेंग युआन ने जिया जिन शेंग को देखा। उसकी आंखें पानी की तरह ठंडी थीं। मेरा व्यवसाय बहुत बड़ा है, इसलिए यदि आप बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं और अधिक संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? जिया जिन शेंग को संदेह हुआ। उसकी पीठ सीधी हो गई और वह उठ बैठा। आपको संपत्ति के मामले के बारे में कैसे पता? ये रहस्य बाहरी लोगों को आसानी से पता नहीं था, लेकिन फेंग युआन आसानी से इसका अनुमान लगाने में सक्षम था। जिया परिवार का कारोबार कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है,
जो लोग जानना चाहते हैं उनसे ये कैसे छिपा रह सकता है। फेंग युआन ठंडी हंसी हंसा और अपने पिछले जीवन की एक याद के बारे में सोचने लगा। जिया परिवार का मुखिया एक महान व्यक्ति था जिसने शून्य से शुरुआत की थी। उन्होंने व्यापारी कारवां के माध्यम से अपना भाग्य बनाया और जिया परिवार के गांव को पुनर्जीवित किया। धीरे धीरे वह वृद्ध हो गए और जब उन्हें लगा कि उनका समय पूरा हो गया है तो उन्होंने अपने बच्चों को दो दो करके एक कारवां बनाने को कहा और उनके परिणामों के अनुसार संपत्ति का बंटवारा कर दिया। वे जितना बेहतर काम करेंगे उतनी ही अधिक पारिवारिक संपत्ति उन्हें मिलेगी। लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे जियाफू और दूसरे बेटे जियागुई बेहद प्रतिभाशाली थे। 6-7 वर्षों तक प्रतिस्पर्धा करने के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके और यहां तक कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला। जिया परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद संपत्ति का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। परिसंपत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय दोनों भाइयों के बीच संघर्ष बढ़ गया और दोनों ने बाहरी मदद मांगी जिससे बड़े पैमाने पर गू प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अंततः दोनों की मृत्यु हो गई। जिया परिवार जो तेजी से समृद्ध हुआ था तेजी से असफल भी हो गया जिससे लोग आश्चर्य में पड़ गए। जिया जिनशेंग ने अपनी आंखें मूंद लीं क्योंकि फेंग युआन का स्पष्टीकरण अकाट्य था। उन्होंने सोचा, जब से उनके पिता ने संपत्ति वितरण की घोषणा की थी तब से 2 साल बीत चुके हैं। दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं है, इसलिए यदि किसी को इसके बारे में पता भी चल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी असली चिंता ये थी कि क्या ये जियाफू का एक और जाल था। लेकिन कोई बात नहीं, सुनने में कोई बुराई नहीं थी। फेंग युआन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने आसपास का सर्वेक्षण किया। ये वही शराबखाना था जहां वह दोपहर को आया था। दुकानदार स्वतंत्र रूप से काम करता था और रात में दुकान में खूब चहल पहल रहती थी। यहाँ चर्चा करना शांत वातावरण की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित स्थान था क्योंकि इससे कुछ गूकृमियों की बातों को सुनने से बचा जा सकता था। उसने जिया जिनशेंग पर अपनी उंगलियां फंसा दी। मेरी बात सुनो। जिया जिनशेंग ने नाखुशी से नाक भान सिकोड़ी लेकिन फिर भी अपना सिर आगे झुका लिया। फेंग युआन का वर्णन सुनने के बाद उसने भौहें सिकोड़ी और फेंग युआन को ठंडी नजरों से देखा। इस व्यवसाय में किंग माओ पर्वत के 3 परिवार शामिल हैं और हम व्यापारी दूसरे लोगों के विवादों में शामिल होना पसंद नहीं करते। तुम्हें जियाफू ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहां भेजा है ना? फेंग युआन को लंबे समय से उम्मीद थी कि वह संदिग्ध होगा। उन्होंने स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई बल्कि उठकर चले गए। हे, उस स्थिति में मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगा। जिया जिनशेंग ने अपनी आंखें मूंद ली और फेंग युआन को घूरने लगा। जब तक फेंग युआन शराब की दुकान से बाहर नहीं निकल गया तब तक उसका धैर्य जवाब दे चुका था। वह तंबू से बाहर निकलकर फेंग युआन के पास पहुंचा और कहा, मत जाओ, हम बात कर सकते हैं। फेंग युआन ने दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे, बगल से उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर शक है, लेकिन अब जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें मजबूती से पकड़ लिया है तो तुम लगभग खत्म होने के करीब हो। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो अभी भी आशा है, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम में ये शर्त लगाने का साहस है? जिया जिनशेंग के हाव भाव बदल गए और उन्होंने सुधार करते हुए कहा, जियाफू बस थोड़ा सा बड़ा है, मैंने उसे कभी अपना भाई नहीं माना है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मैं ये शर्त ले रहा हूं। फेंग युआन ने गंभीरता से कहा, 2000 प्राचीन पत्थर, कोई मोल तोल नहीं। जिया जिनशेंग ने कड़वी हंसी में कहा, बहुत महंगा है, इस व्यापार में बहुत जोखिम है। जोखिम जितना अधिक होगा लाभ भी उतना ही अधिक होगा। फेंग युआन ने अपना सिर हिलाया, उसका रुख दृढ़ था। यदि आप इसे उन 2 परिवारों को बेचते हैं तो आप इससे कहीं अधिक कमाएंगे। जिया जिनशेंग ने गंभीरता का संकेत दिखाते हुए सिर हिलाया, यह मेरा मानना है। इन वर्षों में बाई परिवार तेजी से बढ़ रहा है और बाइनिंग बिंग नामक एक ग्रेड प्रतिभा हाल ही में सामने आई है, उसका भविष्य बहुत अच्छा है। किंग माओ पर्वत की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। आपके गुयू परिवार का प्रभुत्व डगमगा रहा है और अगर मैं इसे बाई परिवार को बेच दूं तो मैं कम से कम 2 गुना कमा सकता हूं। किंग माओ पर्वत की स्थिति के बारे में जिया जिनशेंग की समझ को सुनकर फेंग युआन उसका फिर से मूल्यांकन करने से खुद को रोक नहीं सका। ये सोचते हुए, ये जिया जिनशेंग, वह अभी भी एक व्यापारी परिवार का सदस्य है, न कि उन बेकार दूसरी पीढ़ियों का। जिया जिनशेंग ने आह भरते हुए कहा, चाहे यह एक जाल हो या न हो, मैं इसमें कूद रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, ये 2000 प्राचीन पत्थर हैं। हालांकि मैं पहले सामान देखना चाहता हूं। बिल्कुल, मेरे साथ आओ। फेंग युआन हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। जिया जिनशेंग पहले से ही कलश में फंस चुका था और स्थिति पूरी तरह से फेंग युआन की मुट्ठी में थी। अपनी यादों का अनुसरण करते हुए फेंग युआन जिया जिनशेंग को पहाड़ की गुफा में ले आया। दोनों पत्थर की दरार में घुस गए और रास्ता और अधिक संकरा हो गया क्योंकि उनकी दृष्टि अंधकार में डूब गई। जिया जिनशेंग अधिक सतर्क हो गया क्योंकि वह अपरिचित वातावरण में था।
अंततः वह अपनी बात को और अधिक नहीं रोक सका। मेरा एक सवाल है, जियाफू हमेशा लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आता है और एक अच्छी प्रतिष्ठा वाला मिलनसार व्यक्ति है। दूसरी ओर, मैंने झूठ बोला और धोखा दिया तथा दबाव डालकर लेन देन करवाया। तुमने मेरे साथ सौदा करना क्यों चुना, उसके साथ नहीं? फैंग युआन की आवाज पत्थर की दरार से होकर गुजरी। क्योंकि उसकी साधना बहुत अधिक है, इसलिए यदि वह छवि दीवार देखता है तो वह मेरे साथ सौदा करने का विकल्प चुन सकता है या सौदा छोड़ सकता है और छवि दीवार को गुयू कबीले के मुखिया को दे सकता है। मैं दूसरों को निर्णय लेने का अधिकार देना पसंद नहीं करता। इसके अलावा मैं ईमानदारी में विश्वास नहीं रखता। तथाकथित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुनाफा छोटा है और वह उसके लालच को झेलने में असमर्थ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया जिनशेंग की स्थिति विशेष थी, क्योंकि उनकी साधना कमजोर थी और उन्हें हेरफेर करना आसान था। स्वाभाविक रूप से फैंग युआन इसका उल्लेख नहीं करने वाला था। हे, जिया जिनशेंग सूखी हंसी हंसा, उसके अधिकांश संदेह तुरंत गायब हो गए। वह अंतिम वाक्य सचमुच मेरे भीतर गूंज गया। अंततः दोनों गुप्त गुफा में पहुंच गए। जिया जिनशेंग ने तुरंत छवि दीवार को देखा और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हाहा, मैंने सही अनुमान लगाया, आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। फैंग युआन उसके पीछे खड़ा था, हल्के से हंस रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। जिया जिनशेंग ने दीवार की ओर देखा, बदलती छवियों और फूल शराब भिक्षु और चौथी पीढ़ी के कबीले नेता के बीच दुश्मनी को देखा। उसने एक बार उसकी ओर देखा और अपनी नजरें हटा लीं। फैंग युआन की ओर देखते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे चौथी पीढ़ी के पूर्वज इतने मजबूत नहीं दिखते हैं। फैंग युआन ने जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। गुयू कबीले को एक नायक की जरूरत थी, इस प्रकार चौथी पीढ़ी नायक बन गई। कुछ ही समय बाद बाई परिवार को एक घृणित महल की जरूरत है, इसलिए चौथी पीढ़ी पतित हो जाएगी। हीरो, कमीने, ये सब सिर्फ लोगों की राय है। खूब कहा है। जिया जिनशेंग ने गुफा का निरीक्षण करते हुए हंस दिया। उसकी नज़र फूल मदिरा भिक्षु की लाश पर पड़ी और वह कुछ देर के लिए रुका और बोला, कितनी अफसोस की बात है, रैंक 5 का शक्तिशाली व्यक्ति। तुम्हें उससे बहुत लाभ मिला है ना? 5वें दर्जे के गू मास्टर की विरासत महत्वपूर्ण थी। ये सोचते ही जिया जिनशेंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पूछे बिना नहीं रह सका। फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया। बहुत समय हो गया है, अधिकांश गू मर चुके हैं, मुझे केवल एक शराब कीड़ा मिला है। जिया जिनशेंग को उस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझसे झूठ मत बोलो भाई, जब तक ये सौदा हो रहा है हम भागीदार हैं, मैं कोई जानकारी नहीं बताऊंगा। ईमानदारी से बताओ, इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा और उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाए। जिया जिनशेंग की प्रतिक्रिया का अनुमान था और यही कारण था कि फैंग युआन ने जियाफू की जगह उसे चुना। जिया जिनशेंग ने आगे कहा, कम से कम मुझे पता है कि फ्लावर वाइन मॉन्क के पास 1000 ली अर्थवुल्फ मकड़ी है। 1 ये 5वीं श्रेणी का घोड़ा प्रकार का गू है, जिसका शरीर बड़ा है और यह भूमिगत बिल खोदने में कुशल है। फ्लावर वाइन मॉन्क एक राक्षसी साधक था और उसकी स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता मुख्य रूप से इस 1000 ली अर्थवुल्फ मकड़ी के कारण थी, जिससे वह धर्मी साधकों से बच निकलने में सक्षम था। ओह, ऐसा कुछ है? फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ी। फ्लावर वाइन मॉन्क के संबंध में उनके पास अधिक जानकारी नहीं थी। जिया जिनशेंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं पिछले साल आपके गांव आया था और ये किंवदंती सुनी थी और मुझे ये दिलचस्प लगी, इसलिए मैं घर गया और इसके बारे में शोध किया। 1000 ली अर्थवुल्फ मकड़ी और फ्लावर वाइन मॉन्क अविभाज्य थे और मेरी राय में इस गुफा को मकड़ी द्वारा खोदा जाना चाहिए था। अन्यथा किंग माओ पर्वत की समृद्ध और भारी मिट्टी के साथ इस तरह की गुफा कैसे बन सकती है? भाई, अब तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। फ्लावर वाइन मॉन्क की मृत्यु यहीं हुई थी, इसलिए निश्चित रूप से उसका 1000 ली अर्थवुल्फ मकड़ी यहीं है। फैंग युआन ने और भी अधिक गहरी भौहें सिकोड़ ली, असहजता का एहसास करते हुए। उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। हाँ, यहाँ कोई अन्य निकास नहीं है। 1000 ली अर्थवुल्फ मकड़ी बहुत बड़ी है, वह उस दरार से बाहर नहीं निकल पाती जिससे हम अभी अभी गुजरे हैं। हालांकि ऐसी संभावना है कि 1000 ली अर्थवुल्फ के विरुद्ध 4 पीढ़ी द्वारा षड्यंत्र रचा गया और उसे मार दिया गया। उस छवि दीवार को देखकर, यहाँ तक कि जब फूल शराब भिक्षु लड़ रहा था तब भी उसने 1000 ली अर्थवुल्फ मकड़ी को नहीं बुलाया। इससे स्थिति और भी विचित्र हो जाती है। ये गुफा प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है, इसलिए इसका निर्माण फ्लावर वाइन मॉन्क द्वारा किया गया होगा। 1000 ली अर्थवुल्फ मकड़ी के बिना क्या कोई अन्य तरीका हो सकता है? जिया जिनशेंग ने फैंग युआन को संदेह से देखा। फैंग युआन की भौहें सिकुड़कर गांठ में बदल गईं, क्योंकि वह अधिक से अधिक अनिश्चित महसूस करने लगा। जिया जिनशेंग की जानकारी से उन्हें कुछ पता चला। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे वे भूल गए थे। वह गहरी सोच में डूब जाने से खुद को नहीं रोक सका। जिया जिनशेंग भी सोच रहा था, छवि दीवार अब उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। एक बार जब उसे ये पता चल गया कि स्थिति वास्तविक है, तो वह फैंग युआन से फूल शराब भिक्षु की विरासत को खोदकर निकालना चाहता था।
लेकिन इस समय उन दोनों के लिए कुछ अप्रत्याशित हुआ। छवि दीवार जो लगातार चल रही थी, अचानक उसकी छवि बदल गई। गंभीर रूप से घायल पीला गंजा गू मास्टर मूल वीडियो की जगह पर दिखाई दिया और दीवार पर दिखाई दिया। वह कमजोरी से जमीन पर पड़ा था, उसकी पीठ दीवार की तरफ थी। उसकी छाती और अंगों पर गहरे घाव थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके घावों से खून नहीं निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर का खून निकाल दिया गया हो। मैं फूल मदिरा भिक्षु हूँ। गंजे गू मास्टर हंसे, उनकी अभिव्यक्ति पागलपन से विकृत हो गई। भविष्य के व्यक्ति, चाहे आप कोई भी हों, इस वीडियो को सहन करना और इसे लगभग 100 दिनों तक चलने देना, ये साबित करता है कि आपके पास गुयू परिवार के प्रति कोई अच्छी इच्छा नहीं है। बहुत अच्छा, आप मेरे उत्तराधिकारी होंगे। मेरी पूरी विरासत आपकी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे लिए गुयू कबीले का सफाया करना होगा। पूरे कबीले की हत्या कर दो और किसी को भी जीवित न छोड़ो। जिया जिनशेंग वहीं पर स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा सदमे से जम गया। 5वीं रैंक का पावर हाउस, फ्लावर वाइन मॉन्क की विरासत। वह स्तब्ध रह गया, और एक क्षण के लिए उसका दिमाग उलझनों से भर गया और वह सोचने लगा, हे भगवान, रैंक 5 की पावर हाउस, इसका क्या मतलब है? तीसरे नंबर का व्यक्ति परिवार का बुजुर्ग होता है, चौथे नंबर का व्यक्ति गांव का स्वामी होता है, और 5वें नंबर का व्यक्ति पहाड़ का स्वामी होता है, जो पहाड़ पर शासन कर सकता है और अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। ये सोचना कि इस छोटी सी जगह में रैंक 5 के गू मास्टर की शक्ति विरासत में है। रुको, फ्लावर वाइन मॉन्क एक राक्षसी साधक है, इसलिए अगर मुझे उसकी शक्तियां विरासत में मिलती हैं, तो क्या यह अनुचित है? नहीं, ताकत का अच्छाई या बुराई से कोई संबंध नहीं है। फूल मदिरा भिक्षु चाहता है कि उसका उत्तराधिकारी गुयू कबीले को नष्ट कर दे, लेकिन क्या मुझे सचमुच ऐसा करना होगा? वह पहले ही मर चुका है, मुझे बस उसकी विरासत लेनी है और उन मुद्दों को नजरअंदाज करना है। ये ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है। अपनी डी ग्रेड प्रतिभा के साथ भी, यदि मुझे फ्लावर वाइन मॉन्क की विरासत मिल जाए, तो मैं अपनी प्रतिभा में सुधार कर सकता हूँ। वे दुर्लभ प्रतिभावान गू कीड़े, वे विरासत का हिस्सा हो सकते हैं। अगर मुझे ये भाग्य विरासत में मिले और मैं चौथे या 5वें रैंक का गू मास्टर बन जाऊं, तो मैं जियाफू के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाऊंगा। इंतजार, मैं तो लगभग भूल ही गया था, वहां एक बाहरी व्यक्ति है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ विरासत बांटनी चाहिए? नहीं, उसे मार डालो। केवल उसे मारकर ही मैं इस रहस्य की रक्षा कर सकता हूँ। हाँ, मुझे पहले उसे शांत करना चाहिए, और झूठ बोलना चाहिए कि हम खजाने को बांटने जा रहे हैं। उसके गार्ड से छुटकारा पाना, फिर उस पर हमला करना और उसे मार डालना। ये जगह इतनी छिपी हुई है, ये बहुत बढ़िया है। अगर मैं उसे मार भी दूं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। हालांकि उसने ये सब सोचा था, लेकिन यह वास्तविक जीवन का एक क्षण मात्र था। एक योजना बनाकर उसने आंखें सिकोड़ी और एक झूठी मुस्कान प्रकट की। वह धीरे से घूमा और फेंग युआन का सामना किया, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने 2 नीले चंद्र ब्लेड को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। उसकी पुतलियां पिन के आकार तक फैल गईं। दूरी इतनी कम थी कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। आप! उसकी आवाज रुक गई। चंद्र ब्लेड ने उसकी गर्दन पर सटीक निशाना साधा और एक क्षण में उसकी खोपड़ी हवा में उड़ गई, तथा ताज़ा खून फव्वारे की तरह बहने लगा। 2 सेकंड के बाद उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। पहाड़ की दीवारों पर उबलता हुआ खून बहने लगा, जिससे मुरझाती हुई लताएं लाल हो गईं। लोगों को मारते समय इतना मत सोचो। फेंग युआन ने लाश को स्पष्ट रूप से देखा और फिर अपनी नज़र छवि दीवार की ओर घुमा ली। सोचिए, यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कितना दिलचस्प है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और उसकी आंखों से एक भयानक चमक निकल रही थी। भारी बारिश हुई। आसमान में भूरे बादल छा गए थे और दूर दूर तक फैले पहाड़ काली स्याही के ढेर में तब्दील हो गए थे। वर्षा के पर्दे ने आकाश और पृथ्वी को एक साथ गूंथ दिया। दरार, आकाश में अचानक तेज चमक हुई और एक बिजली चांदी के सांप की तरह आकाश में चमकी, फिर एक क्षण में गायब हो गई। गर्मियां आ रही थीं, और वसंत की भारी बारिश के अंत से गर्मी की कुछ झलक दिखने लगी थी। किंग माओ पर्वत पर, जैड हरे रंग के भाले के आकार के बांस के विशाल विस्तार लंबे और सीधे खड़े थे, हवाओं और बारिश का विरोध कर रहे थे। बांस के शरीर हमेशा की तरह भाले की तरह सीधे थे, बांस की नोकें नीले आकाश गुंबद की ओर इशारा कर रही थीं। गुयुए गांव में असंख्य ऊंचे स्तंभों वाले मकानों की पंक्तियां भारी बारिश के बावजूद बरकरार रहीं। गांव के बाहर कारवां एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल चुका था। बारिश तेज है, फुटपाथ पर ध्यान दें। पीछे मत रहो, गू मास्टर्स, बेहतर होगा कि अपने गू को ठीक से खींचो, विशेष रूप से मोटी बीटल को। अब पहाड़ी सड़क को अवरुद्ध मत करो। तुम नश्वर योद्धाओं के झुंड, बेहतर होगा कि अपनी आंखें चौड़ी खोलो और ध्यान से सुनो। एक भी चीज खो दोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यापारी कारवां से लगातार उठती गिरती जयघोष की धारा बह रही थी। 3 दिनों तक गुयू गांव में रुकने के बाद, इस व्यापारी कारवां के लिए उस स्थान को छोड़कर किंग माओ पर्वत से होकर पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ने का समय आ गया था।
भारी बारिश ने आकाश और पृथ्वी को साफ कर दिया और गांव के चारों ओर की सड़कें पत्थरों से पक्की हो गईं। ये फिर भी ठीक था। हालांकि लगभग 500 मीटर के बाद सड़कें कीचड़युक्त और संकरी पहाड़ी पगडंडी में बदल जाती हैं। गर्वित शुतुरमुर्ग मुर्गे का सिर झुक रहा था। उसके रंग बिरंगे इंद्रधनुषी पंख बारिश में भीगकर गुच्छों में चिपक गए थे, जो भीगे और लथपथ मुर्गे का उदाहरण बन गए थे। मोटा भरिन कृमि अपना मोटा विशाल शरीर हिलाता हुआ अत्यंत धीमी गति से आगे की ओर चल रहा था। वर्षा का पानी उसके काले कवच पर पड़ता था, जिससे जल की धाराएं बनती थीं, जो उसके शरीर के दोनों ओर से धरती पर बहती थीं। झबरा पहाड़ी मकड़ी भी भीग गई थी और उसके हरे काले रंग के फर एक दूसरे से चिपके हुए थे। इसके विपरीत गूटोर खुशी से आवाज लगा रहे थे, बोझ उठा रहे थे और गू मास्टर पहाड़ पर आगे की ओर उछल रहे थे। और पंखों वाला सांप पहले ही अपने पंख फैला चुका था। मोटे सांप का शरीर कीचड़ भरे पानी पर प्रसन्नतापूर्वक यात्रा कर रहा था। सामान की सुरक्षा के लिए तथा उन्हें बारिश के पानी में भीगने से बचाने के लिए गू मास्टर्स उस समय अपनी जादुई क्षमताएं दिखा रहे थे। कुछ विशाल मोटे भरिंगों के बीच में गू मास्टर खड़े थे। उनके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे और उनमें से प्रत्येक में एक खिंचाव वाला सुनहरा प्रकाश कृमि उनकी हथेलियों से 1 इंच की दूरी पर हवा में तैर रहा था। हरे तांबे जैसा आदिमसार एक धारा की तरह वाष्पित हो रहा था, क्योंकि यह एक विस्तार वाले स्वर्ण प्रकाश कृमि के शरीर में केंद्रित हो रहा था। संपूर्ण गू एक सुनहरे सेम की तरह चमक रहा था, जो हृदय के रूप में कार्य कर रहा था तथा एक विशाल हल्के सुनहरे रंग के बुलबुला गुंबद को सहारा दे रहा था। गोलार्ध आकार के बुलबुला गुंबद का दायरा काफी बड़ा था। ये एक मोटे बीटल कृमि को पूरी तरह से ढकने में सक्षम था और फिर भी कुछ जगह बच गई। जैसे ही बारिश की बूंदें बुलबुला गुंबद पर गिरती, वे उछलकर दूर चली जाती, जैसे किसी छतरी पर गिर रही हों। हालांकि इस प्रकार के वन स्ट्रेच गोल्डन लाइट वम ने लगातार आदिम सार का उपभोग किया और लंबे समय में रैंक 1 गू मास्टर्स इसे और अधिक नहीं ले पाएंगे। जैसी कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद एक गू मास्टर चिल्लाया, अब और नहीं, मेरा आदिम सार लगभग समाप्त हो गया है, कौन इसे संभाल सकता है? मैं कर सकता हूँ। लगभग उसी समय एक गू मास्टर आगे बढ़ा और उसकी जगह ले ली। कुछ गू मास्टर गाड़ियां खींचते हुए या पहाड़ी मकड़ियों पर सवार होकर अपने शरीर में ग्रीन सिल्क गू को सक्रिय कर लेते हैं। इसके प्रभाव से उनके बाल तेजी से बढ़ने लगे। एक सामान्य व्यक्ति के बाल में कम से कम 1 लाख बाल होते थे। बालों की 1 लाख लंटें, जिनमें से प्रत्येक 5 से 6 मीटर लंबी थी, गू मास्टर के शरीर और घोड़े को एक दूसरे में उलझाकर एक अभेद्य बालों का रेनकोट बना रही थी। ग्रीन सिल्क गू एक रैंक 1 गू कीड़ा था, जिसका प्रयोग अक्सर रक्षा के लिए किया जाता था। इसे सक्रिय करने के लिए 30% हरे तांबे के आदिम सार का उपयोग किया जाता है और यह वन स्ट्रेच गोल्डन लाइट वम की तरह निरंतर व्यय प्रकार नहीं था। इस ग्रीन सिल्क गू को रैंक 1 ब्लैक बोआ गू के साथ मिलाकर रैंक 2 ब्लैक माने गू बनाया जा सकता है। ब्लैक मेन गू को सक्रिय करने पर न केवल सिर के बाल झड़ेंगे, बल्कि सभी रोमछिद्रों के बाल भी झड़ेंगे। कुछ ही सेकंड में गू मास्टर के शरीर को काले अयाल का सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा। ब्लैक माने गू का उन्नति पथ रैंक 3 प्रसिद्ध गू स्टील माने गू था। वन स्ट्रेच गोल्डन लाइट वम और ग्रीन सिल्क गू के अलावा कई कारवा गू मास्टर्स ने वाटर स्पाइडर गू को भी चुना। देखा जा सकता है कि उनके शरीर पर नीले रंग की रेनकोट की एक पतली परत थी। रेनकोट की सतह पर पानी अनियमित रूप से प्रवाहित हो रहा था। जैसे ही बारिश की बूंदें रेनकोट पर पड़ती, वह तुरंत रेनकोट का हिस्सा बन जाती। चूंकि गू मास्टर लगातार बारिश में भीग रहे थे, इसलिए उनके शरीर पर रेनकोट मोटा होता जा रहा था। समय समय पर गू मास्टर्स को जल मकड़ी गू को प्रेरित करना पड़ता था और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना पड़ता था। इस समय मोटे रेनकोट मूल पतली परत में सिमट जाएंगे। जहां तक उन नश्वर योद्धाओं का प्रश्न है, वे लगातार चलते रहते थे तथा कीचड़ भरी सड़क पर माल की निगरानी करते रहते थे। उनमें से अधिकांश ने पुआल से बने रेनकोट पहने थे, लेकिन जल्दबाजी और असमंजस के कारण पुआल के रेनकोट बारिश से बचने में सीमित मदद कर पाए, इसलिए वे पहले से ही बारिश के पानी से भीग चुके थे। ये शापित मौसम, योद्धाओं ने मन ही मन कोसा। बरसात के मौसम में पहाड़ी रास्ते पर चलना और भी कठिन हो जाता है। इस मौसम में मार्शल कलाकार शारीरिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी नश्वर हैं। जब उनका शरीर बारिश में भीग जाता है और गहन श्रम के साथ जुड़ जाता है, तो उन्हें आसानी से सर्दी लग जाती है। गंभीर बीमारी लगना सबसे हल्का परिणाम था, शायद उन्हें इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ें, और यदि उन्हें कोई गंभीर बीमारी लग जाए, तो हो सकता है कि वे गंभीर रूप से बीमार हो जाएं और यात्रा के दौरान ही उन्हें छोड़ दिया जाए। यदि वे पहाड़ी रास्तों पर फिसलन भरी सड़कों का सामना करते हैं या जंगली जानवरों और गू कीड़ों के हमलों का सामना करते हैं, तो वे अपनी जान गंवा सकते हैं। कारवां बड़ा हो सकता है और उसमें कई गू गुरु हो सकते हैं, लेकिन जब भी वे यात्रा पर निकलते, उनकी संख्या में भारी कमी आ जाती। नश्वर मार्शल कलाकार सबसे अधिक मरते हैं, जबकि गू मास्टर्स को भी चोटें आती हैं और वे हताहत होते हैं। यदि दुर्भाग्यवश कारवां का सामना बड़े पैमाने पर प्रवासी जानवरों से हो गया, तो वे पूरी तरह से नष्ट भी हो सकते थे।
प्राकृतिक आपदाओं के अलावा मानव जनित समस्याएं भी थीं। गांवों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कारवां का स्वागत न करें। कुछ गांव बाहरी लोगों को लूटना पसंद करते हैं। हम जा रहे हैं, अगले साल मिलेंगे। कुछ गू मास्टर गू कीड़ों पर बैठ गए और उन्हें विदाई देने के लिए उनके शरीर को मोड़ दिया। गांव के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग एकत्र हुए और उन्होंने अपनी नजरों से कारवां को रवाना किया। आपको अगले साल फिर आना होगा। उन्हें जाते हुए देखने के लिए अनिच्छुक बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। वयस्कों की अभिव्यक्तियां अधिक जटिल थीं। आगे का रास्ता अप्रत्याशित है। इन कठिन समय में जो लोग अगले साल गांव में आ पाएंगे, उनमें से कितने लोग अभी परिचित चेहरे होंगे। चाहे व्यापारी काफिला हो या गांव, जीविकोपार्जन आसान नहीं है। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, भीड़ तितर बितर होती गई। इसके बाद बाजार का खुशनुमा और उल्लासमय माहौल भी गायब हो गया। जिस मूल स्थान पर टेंट और दुकानें लगी थीं, वहां अब भारी अव्यवस्था हो गई है। भीड़ लगातार घास के मैदान पर चल रही थी तथा घास की जड़ों और कीचड़ को रौंद रही थी। वर्षा का पानी इसकी सतह पर आया, जिससे तुरंत कीचड़ बन गया और अनेक छोटे छोटे गड्ढे बन गए, जिनमें कीचड़ भरा पानी इकट्ठा हो गया। इसके अलावा वहां बहुत सारा कूड़ा कचरा भी पड़ा हुआ था। फेंग युआन एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा होकर अकेले दूर से व्यापारियों के कारवां को देख रहा था। व्यापारियों का कारवां एक मोटे और रंग बिरंगे फूल अजगर की तरह था, जो दूसर भारी वर्षा के नीचे संकरी पहाड़ी सड़क से होकर धीरे धीरे घने पहाड़ी जंगल में प्रवेश कर रहा था। स्वर्ग अपना आशीर्वाद भेज रहा है। फेंग युआन ने हल्की सी आह भरी। वह मक्खन जैसे पीले रंग का कागज का छाता थामे चुपचाप बारिश में खड़ा था। फेंग युआन ने सादे सन के कपड़े का परिधान पहना हुआ था। उसका शरीर पतला था, उसकी त्वचा एक 15 वर्षीय किशोर की तरह गोरी थी। उसके सिर पर साफ और छोटे काले बालों का एक गुच्छा था। छतरी के नीचे हवा चलने से उसके बाल हल्के से हिल रहे थे। जबकि अन्य लोग मौसम को कोस रहे थे, वह समय पर हुई बारिश पर विलाप कर रहे थे। उन्होंने कल रात जिया जिनशेंग की हत्या कर दी और घटनास्थल को साफ कर दिया, लेकिन चूंकि ये सब अप्रत्याशित रूप से हुआ था, इसलिए कुछ क्षेत्रों में उपेक्षा की बात तो थी ही। विशेषकर खून की गंध के कारण, क्योंकि गुफा में हवादार नहीं है, गंध आसानी से फैल नहीं सकती। इस बारिश से हवा और पर्यावरण साफ हो गया, जिससे गंध ट्रैकिंग विधियों से उजागर होने की संभावना बहुत कम हो गई। दरार से पानी की एक छोटी सी धारा नीचे की ओर बह रही थी, और एक बार जब ताज़ा जल वाष्प ने हवा को पतला कर दिया, तो वह कुछ समय के लिए उजागर नहीं होगा। बेशक, समय बीतने के साथ ही इसके उजागर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस दुनिया में सभी प्रकार के गू कीड़े थे, और जांच के तरीके प्रचुर मात्रा में थे, यहाँ तक कि फेंग युआन भी उनमें से केवल एक हिस्से को ही जानता था। पीली छतरी पर पड़ते ही बारिश की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। फिर छतरी के आकार का अनुसरण करते हुए पानी की धाराएं फेंग युआन के पैरों के नीचे स्थित चूना पत्थरों पर बहने लगी और टकराने लगी तथा छींटे पड़ने लगे। कारवां को एक कोने में मुड़ते और पूरी तरह से जंगलों में गायब होते देखकर फेंग युआन ने राहत का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि गंभीर दिख रहा था। यद्यपि जिया जिनशेंग की साधना कमजोर थी और उनमें प्रतिभा भी कम थी, फिर भी उनका एक विशेष दर्जा था। कारवां के सभी लोग अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि वह लापता है। लेकिन कुछ समय बीतने पर यह बात निश्चित रूप से पता चल जाएगी। तब तक जियाफू जांच के लिए वापस आ जाएगी और असली चुनौती तब होगी। जिया परिवार के मुखिया ने जानबूझकर जिया जिनशेंग और जियाफू को एक ही कारवां में शामिल करने की व्यवस्था की। उसके इरादे बहुत गहरे थे। खेती के मामले में वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चालाकी की दृष्टि से भी वे अतुलनीय हैं। इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य जिया जिनशेंग को आघात पहुंचाना और उसे वास्तविकता से मुक्त करना तथा शांतिपूर्वक जीवन जीने देना है। साथ ही वह जियाफू के स्वभाव का परीक्षण कर रहा है, क्योंकि यदि वह जिया जिनशेंग पर बहुत अधिक दबंग है, तो वह उसे कबीले के मुखिया का पद कैसे सौंप सकता है। जिया जिनशेंग कभी भी अपने पिता के इरादों को सही मायने में नहीं समझ पाया। यद्यपि उसके पास कुछ बुद्धि थी, फिर भी वह एक व्यापारी की बुद्धि की केवल सतही झलक ही दिखा पाया। कितने दुख की बात है। इतने अच्छे मोहरे पर अफसोस है। फेंग युआन को अपने दिल में अफसोस महसूस हुआ। 500 वर्षों के अनुभव के साथ वह आसानी से सतह से परे देख सकते थे और स्थिति की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते थे। जब उसने उस रात दोनों के बीच विवाद देखा, तो वह जिया जिनशेंग और जियाफू के बीच जटिल रिश्ते को बता सकता था, और इस प्रकार उसके दिल में तब से एक अस्पष्ट योजना बन गई थी। उनकी योजना में जिया जिनशेंग एक बहुत ही उपयुक्त मोहरा था। उसकी साधना कमजोर थी, लेकिन वह कारवां में उच्च स्थान रखता था, और यद्यपि उसके पास कुछ बुद्धि थी, लेकिन उसके पास बहुत कम अनुभव था। इस प्रकार फेंग युआन आसानी से उसे हेरफेर कर सकता था। एक बार नियंत्रित हो जाने पर यह मोहरा अत्यंत उपयोगी होगा। एक तो वह अपने रिश्ते के माध्यम से तस्करी का एक मजबूत नेटवर्क बना सकता था तथा भविष्य में हत्याओं से खजाने हड़पने की तैयारी कर सकता था। दूसरा,
फैंग युआन पृष्ठभूमि में छिप सकता था और छवि दीवार का उपयोग करके किंग माओ पर्वत के 3 परिवारों के बीच संघर्ष को भड़का सकता था, जिससे गृहयुद्ध हो सकता था और वह पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। तीसरा, फैंग युआन जिया परिवार के अंदरूनी हिस्से में अपना रास्ता बनाने के लिए उस पर भरोसा कर सकता था। भविष्य में जिया परिवार विवाद के कारण बड़े पैमाने पर गू लड़ाई प्रतियोगिता होगी, ये बहुत बड़ा मामला होगा जिससे बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। फैंग युआन इसका उपयोग अपने लिए सबसे बड़ा इनाम प्राप्त करने के लिए कर सकता था। मेरी साधना अभी भी बहुत कम है, जिससे मुझे काम करने में बहुत बाधा आती है। यदि मेरे पास कोई मोहरा हो तो मैं कुछ ऐसे काम कर सकता हूं जो मैं स्वयं नहीं कर सकता। यह न केवल सुविधाजनक है, बल्कि इससे जोखिम भी कम हो जाता है। अगर मेरी पोल खुल गई तो मैं आसानी से मोहरा त्याग सकता हूं और खुद सुरक्षित रह सकता हूं। आसपास के लोग स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं और परिवार के प्रति वफादार हैं, इसलिए उन्हें हेरफेर करना अच्छा नहीं है। केवल जिया जिन शेंग जैसे बाहरी व्यक्ति का उपयोग मेरी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्लावर वाइन मॉन्क अपनी शक्ति विरासत में छोड़ जाएगा। फ्लावर वाइन मॉन्क 5वीं रैंक का गू मास्टर है, उसकी विरासत निश्चित रूप से इस मोहरे से अधिक मूल्यवान है। बेशक, यह अच्छा होगा यदि वह दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसे खजाने के सामने जिया जिन शेंग को अब नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे त्यागना पड़ा। इस दुनिया में हमेशा कुछ भी आसानी से नहीं चलेगा। फैंग युआन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फूल मदिरा भिक्षु की विरासत प्रकट हुई और फैंग युआन की मूल योजनाओं को बाधित कर दिया। इसके अलावा, छवि दीवार में परिवर्तन के बाद वीडियो और छवियां सभी गायब हो गईं। केवल खून से लिखी एक पंक्ति दिखाई दे रही थी, जिसमें फैंग युआन को छवि दीवार को नष्ट करने और एक गुफा के प्रवेश द्वार को प्रकट करने के लिए कहा गया था। मार्ग का अनुसरण करके वह विरासत प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। रक्त लेखन केवल कुछ सांसों के लिए दिखाई दिया, फिर गायब हो गया और छवि दीवार भी सबसे साधारण पर्वत दीवार में बदल गई। फैंग युआन ने पूरी रात हत्यास्थल की सफाई में बिता दी और उसके पास दीवार तोड़ने का समय नहीं था। जिया जिन शेंग को जल्दबाजी में मारने से भविष्य में मेरे लिए कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और मैं केवल अस्थायी रूप से सुरक्षित हूं। यद्यपि मैं सबूत मिटाने में सफल रहा, लेकिन भविष्य में मेरे लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। इस मामले में मुझे शराब के कीड़े को उजागर करने का अपना तरीका बदलना होगा। मैं दीवार की दरार के पीछे की गुप्त गुफा में भी नहीं जा सकता। निकट भविष्य में होने वाली जांच की जानकारी के लिए मुझे कुछ समय तक पहाड़ी गांव में रहना होगा। फैंग युआन ने मुड़कर अपना छाता पकड़ा और बारिश में गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन यह भी ठीक है, मैं इस अवधि के दौरान बड़ी मात्रा में आदिम पत्थरों को खर्च कर मध्यम स्तर के आदिम सार को परिष्कृत कर सकता हूं। इसका उपयोग करके मैं अपने एपर्चर को विकसित कर सकता हूं और मध्य चरण में प्रवेश कर सकता हूं। एक बार जब मैं मध्य चरण में पहुंच जाऊंगा तो मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी, जिससे मुझे विरासत अधिक आसानी से और अधिक आत्मविश्वास के साथ मिल सकेगी। एक राक्षसी साधक की विरासत एक धर्मी साधक की तरह सौम्य और कोमल नहीं थी, क्योंकि अक्सर खतरनाक परीक्षण और कार्य होते थे, और यदि कोई सफल नहीं हो पाता था तो उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ती थी। दुनिया के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। फैंग युआन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। भारी वर्षा के नीचे हरा पहाड़ लगातार और अविरल फैल रहा था। उसका हरा रंग भूरे रंग में मिश्रित था, जो दमघोंटू और भारी लग रहा था। तेज हवा का झोंका आया और बारिश की बूंदें थोड़ी झुकी और फैंग युआन के कंधे पर टकराईं तथा उस पर ठंड का एक जोरदार प्रहार हुआ। उसने फिर जिया जिन शेंग के बारे में सोचा। अपने दिल में आह भरते हुए उसने सोचा, जिया जिन शेंग, दरअसल मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। एक अच्छे मोहरे की कितनी बर्बादी है। 4 दिन तक बारिश होती रही और फिर रुक गई। सूरज आसमान में ऊपर उठ गया, बारिश के पर्दे को फाड़ता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्मी का पर्दा उठा रहा हो। गर्मी की हल्की सी सांस आने लगी थी। मौसम धीरे धीरे सुहाना और बादल रहित होता गया, जिससे वसंत की भावुक सांसें गायब हो गईं और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। वसंत की रात में जीवंत ड्रैगनपिल झींगुर अंडे देने के लिए गहरी जमीन में छिप गए थे। किंग माओ पर्वत पर विशेष रूप से पाया जाने वाला हरा भालानुमा बांस बेतहाशा बढ़ने लगा था और लगभग हर दिन इसकी ऊंचाई में स्पष्ट वृद्धि दिखाई देती थी। घास और पेड़ हरे पन्ने से गहरे हरे रंग में बदलने लगे। कभी न खत्म होने वाले हरे भरे पहाड़ और भी हरे भरे और हरे भरे दिखने लगे। हजारों मील तक मौसम साफ था, क्रिस्टल की तरह नीला। बैंग बैंग बैंग। अकादमी के प्रशिक्षण मैदान में घूंसे और लातें चलने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। 10 से अधिक वार करने के बाद गुयू मो बेई को फैंग युआन ने पेट में लात मारी, जिससे वह 5 से 6 कदम पीछे हट गया तथा अखाड़े में बने निर्धारित घेरे से बाहर चला गया। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक मंच के सामने खड़े होकर स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे। ये देखकर उन्होंने तुरंत घोषणा की, गुयू मो बेई मंच से बाहर निकल गए हैं। गुयू फैंग युआन लगातार 3 बार जीत गए हैं। मैं फिर तुमसे हार गया।
गु युमो बेई ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें सीधे फेंग युआन को घूर रही थीं, लेकिन घमंडी मत बनो। एक दिन, मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैं अभी से महसूस कर सकता हूं, वह दिन निकट आ रहा है। फेंग युआन ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा, और फिर उसकी पलकें नीचे झुक गईं। उस लात के कारण आपको आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले उस चोट का इलाज कराएं। ये छोटी सी चोट तो कुछ भी नहीं है। गु युमो बेई आधे रास्ते में ही जवाब दे रहा था, जब अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसका गला रुंध गया, तथा मुंह में खून की उल्टी हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये पहली बार था जब उसे इस स्तर की चोट लगी थी। उसकी आंखों में भय के भाव झलक रहे थे। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक जल्दी से वहां पहुंचे और उसे शांत किया। इस स्तर की चोट के बारे में चिंता मत करो, आपको बस कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। इस दौरान अपने मुखों का अभ्यास बंद कर दें और अधिक जोरदार व्यायाम न करें। जैसे ही उसने ये कहा, दो उपचारक गु मास्टर्स जो बाहर इंतजार कर रहे थे, दौड़कर आए और सावधानीपूर्वक गु युमो बेई की मदद की। गु युमो बेई ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने क्रोध, घृणा, खेद और आक्रोश से भरी अपनी आंखों में फेंग युआन को गहराई से देखा। मो बेई के पास अच्छी मार्शल तकनीक है, लेकिन वह फेंग युआन को नहीं हरा सका। फेंग युआन बहुत अच्छा है, मूलतः कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मो बेई ने वास्तव में खून की उल्टी की, कितना डरावना है। मैं ऐसे आदमी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन प्रशिक्षक ने कहा कि आज मैदान में अभ्यास मुकाबला है। हम में से प्रत्येक को एक बार आगे बढ़कर लड़ना होगा। छात्र मैदान के बाहर खड़े थे, कुछ फेंग युआन की ओर डर से देख रहे थे, कुछ लगातार आहें भर रहे थे, कुछ पीले पड़ गए थे जबकि अन्य घबरा रहे थे। उनमें से कुछ घायल हो गए। कुछ लोग अपने चोटिल चेहरों को पकड़े हुए थे, कुछ लोग अपने अंगों को पकड़े हुए थे तथा सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। कुछ लोग जमीन पर लेटकर अपनी जान रगड़ रहे थे। अगला, ये देखकर कि कोई चुनौती देने वाला नहीं आ रहा है, प्रशिक्षक ने चिल्लाकर कहा। हालांकि किसी ने जवाब नहीं दिया। आमतौर पर जो लोग फेंग युआन को चुनौती देने के लिए साहसी थे, वे केवल गु युमो बेई, गु यू ची चेन और गु यू फेंग जेंग थे। लेकिन ये तीनों पहले ही हार चुके थे। छात्रों में सन्नाटा छा गया, जबकि अन्य ने अपने कदम थोड़े पीछे खींच लिए। उनके भयभीत चेहरे को देखकर प्रशिक्षक की भौहें तन गईं। वह अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के शब्दों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। इन दिनों फेंग युआन बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया है, हमें उसे दबाना होगा। अन्य छात्र उसके दबाव में अपना सिर भी नहीं उठा सकते और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनके दिलों का साहस भी खत्म हो जाएगा। हमारी अकादमी दुश्मनों से लड़ने के लिए साहसी बाघों और भेड़ियों का पालन पोषण करती है, न कि भयभीत भेड़ों और मेमनों का। तुम सबको क्या हो गया है? चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, फेंग युआन केवल 15 साल का है, वह आपके साथियों में से एक है। उसकी उम्र भी आपकी ही तरह है, वह भी आपकी ही तरह खाना खाता है और वही पानी पीता है। उसके 3 सिर या 6 भुजाएं नहीं हैं, वह कोई राक्षस नहीं है। अपना साहस जुटाओ और मुझे अपने अंदर गु युए कबीले का गौरव दिखाओ। प्रशिक्षक ने छात्रों को प्रेरित करने की पूरी कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा। लेकिन वह बहुत ताकतवर है, हम उसे हरा नहीं सकते। जिन सहपाठियों ने उससे लड़ाई की थी, वे बहुत दयनीय स्थिति में हैं। मो बेई को तब तक पीटा गया जब तक कि उसे खून की उल्टी नहीं आ गई। फेंग युआन अपने हमलों में और अधिक क्रूर होता जा रहा है, प्रशिक्षक, हम उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। छात्र धीमे स्वर में बोले, तथा कमजोर ढंग से जवाब दिया। प्रशिक्षक गुस्से से लाल हो रहा था। ये अज्ञानी युवा। वह एक दर्शक के रूप में स्पष्ट थे। फेंग युआन ने बीच में बिना कोई आराम किए लगातार 33 लड़ाइयां लड़ी थीं। यद्यपि वह लगातार अपनी सांसों को समायोजित कर रहा था, फिर भी उसकी सहनशक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। फेंग युआन के निर्दयी होते हमले इस तथ्य को और भी साबित करते हैं, वह अब पहले की तरह आसानी से नहीं रह सकता, वह अपनी ताकत और स्थिति पर नियंत्रण खो रहा है। यदि कोई अधिक प्रयास करेगा तो उसकी थकान प्रकट हो जाएगी। बस कुछ और लोगों के साथ, वह मंच पर पराजित हो सकता था। एक बार जब फेंग युआन को हरा दिया जाएगा, तो उसकी प्रभावशाली उपस्थिति तेजी से कम हो जाएगी, छात्रों का साहस प्रज्वलित हो जाएगा और फेंग युआन को दबाने का मकसद हासिल हो जाएगा। लेकिन अब, छात्र फेंग युआन के सख्त रवैये से डर गए। कभी कभी, किसी व्यक्ति को पराजित करने वाला कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं, बल्कि उसका अपना हृदय होता है। प्रशिक्षक अपने विचारों में चिंतित था, और उन्हें प्रेरित करना जारी रखा। लेकिन वह अपनी बातों से अच्छा नहीं था। शुरुआत में उन्होंने यही शब्द युवाओं में जोश भरने के लिए कहे थे और कुछ चुनौती देने वालों को उकसाया था। लेकिन अब जब उन्होंने ये बात कई बार कह दी है, तो सभी युवा पहले ही सुन्न हो चुके हैं। फेंग युआन ने अपनी बाहें मोड़ ली और ठंडे भाव से ये सब देखा। यद्यपि वह मंच के मध्य में खड़ा था, फिर भी वह पुनर्तः दर्शक की तरह व्यवहार कर रहा था। प्रशिक्षक ने काफी देर तक प्रोत्साहित किया, लेकिन छात्र अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे, कोई भी हिला नहीं था। मार्शल प्रशिक्षक क्रोधित और असहाय होने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
वह फैंग युआन की ओर मुड़ा और दुखी होकर उसे डांटा, फैंग युआन, गलती तुम्हारी भी है। सहपाठियों के बीच आपकी मारपीट अधिक क्रूर होती जा रही है। आपको अधिक सौम्य और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। आप इस तरह की क्रूर मारपीट से कैसे निपट सकते हैं? अब से सावधान रहो और सावधानी से हमला करो। यदि तुम्हारे कारण किसी अन्य सहपाठी को खून की उल्टी हो गई तो मैं तुम्हारी हार घोषित कर दूंगा और तुम्हें मंच से बाहर निकाल दूंगा। प्रशिक्षक, आप गलत हैं। फैंग युआन ने नाक भान सिकोड़ी, उसकी निगाह में कोई कमजोरी नहीं दिखी। उसने प्रशिक्षक की ओर सीधे देखा। अभ्यास और लड़ाई, हमें स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ देना होगा, अन्यथा ये प्रशिक्षण के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? मुझे यह मत बताइए कि जब हम युद्ध में होते हैं तो हमें अपने दुश्मनों से भी अधिक विनम्र और मैत्रीपूर्ण होने का अनुरोध करना पड़ता है। प्रशिक्षक क्रोधित हो गया। आपके हमले भयंकर हैं। आप अपने सहपाठियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप विकृत तर्क का उपयोग करने का साहस कर रहे हैं। प्रशिक्षक, आप फिर गलत हैं। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा। आपने इस अभ्यास मैच का आयोजन किया और जीतने वाले पुरस्कार को 20 आदिम पत्थरों तक बढ़ा दिया। आपके प्रोत्साहन के बिना क्या इन लोगों को चोट पहुंचती? हरामी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षक शब्दों के मामले में अच्छा नहीं था और उसने फैंग युआन की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम अब भी पुरस्कार चाहते हो या नहीं? यदि आप आगे बहस करेंगे, भले ही आपको प्रथम स्थान प्राप्त हो, तो मैं आपको पराजित घोषित कर दूंगा। तुम इतने असहयोगी और असामाजिक हो और अपने शिक्षकों के साथ बहस करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें इनाम के रूप में 20 आदिम पत्थरों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा। ये तो एक प्रतियोगिता है जिसमें मात्र 20 प्राचीन पत्थर दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। कक्षा की व्याकुल निगाहों के सामने वह मैदान के मध्य से बाहर चला गया। यद्यपि वह प्रतिमा दीवार को बेचने में सफल नहीं हो सका, फिर भी फैंग युआन के पास सैकड़ों प्राचीन पत्थर थे। इसके अलावा इस बार उनका लक्ष्य आदिम पत्थर नहीं थे। आप फैंग युआन को सचमुच मंच से नीचे आते देख प्रशिक्षक अवाक रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और असमंजस की अभिव्यक्ति थी। क्या एक 15 वर्षीय किशोर को प्रतिस्पर्धी और जोश से भरा नहीं होना चाहिए? फैंग युआन में इतनी लड़ाकू प्रतिभा है तो क्या उसका चरित्र और भी अधिक नहीं होना चाहिए? वह इस तरह प्रतियोगिता से पीछे कैसे हट सकता है? इसके अलावा फैंग युआन की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, उसे आदिम पत्थरों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। 20 आदिम पत्थर उसे आकर्षित करने में असमर्थ क्यों थे? इस समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षक वहीं खड़ा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फैंग युआन जाल में नहीं फंसा, बल्कि तुरंत मंच से चला गया। प्रशिक्षक को अचानक एहसास हुआ, वह फैंग युआन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अपनी स्थिति के कारण वह सीधे तौर पर फैंग युआन के साथ कोई समस्या नहीं ढूंढ सकते थे और उसे मंच पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, है ना? आसपास के छात्र फैंग युआन से दूरी बनाए रखते हुए पीछे हट गए। फैंग युआन मैदान में खड़ा था, उसके आसपास कोई नहीं था। उसे केंद्र मानकर उसके चारों ओर की 5 कदम की परिधि शून्य बन गई। अफसोस की बात है, यदि वे फैंग युआन के पास होते तो वे फैंग युआन की हौंफने की आवाज सुन सकते थे। मेरी सहनशक्ति समाप्त हो गई है, फैंग युआन ने आह भरी। यद्यपि वह बाहर से ऊर्जावान दिख रहा था, परंतु कपड़ों के नीचे उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। आखिरकार वह केवल 15 वर्ष का था और उसके पास कोई प्रासंगिक गूकृमि भी नहीं था। 33 मैचों के बाद वह अपनी सीमा के करीब पहुंच गए थे। यद्यपि उसे अपने पिछले जीवन से युद्ध का समृद्ध अनुभव था, इस दौरान अन्य युवाओं की युद्ध क्षमताओं में काफी सुधार हुआ था। उनसे फैंग युआन को पहले से ही दबाव की प्रबल भावना महसूस हो रही थी। इस प्रकार का दबाव फैंग युआन के हमलों में परिलक्षित हुआ। जैसे जैसे वह धीरे धीरे अपनी ताकत पर नियंत्रण खोता गया, उसके हमले और भी कठिन होते गए। अतीत की तुलना में जब वे अभी भी बहुत कमजोर थे और वह उन्हें आसानी से हरा सकते थे, युवाओं को केवल मामूली चोटें ही आती थीं। लेकिन अब मैदान पर उनका नियंत्रण कमजोर होता जा रहा था, इसलिए अपनी छवि बनाए रखने के लिए उन्हें और अधिक कठोर प्रहार करने पड़े। अनुभव आखिरकार सर्वशक्तिमान नहीं है। किसी भी विचार या तकनीक को मूल्य स्पष्ट होने से पहले पर्याप्त आधार की आवश्यकता होती है। फैंग युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वास्तविकता में वह बहुत पहले ही मार्शल प्रशिक्षक के विचारों को समझ चुका था। फैंग युआन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे शुरू से ही इसकी उम्मीद थी। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी का उस पर दबाव। गाओ वान की हत्या के बाद उसे चुनौती देने का साहस करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। जब उसने उनसे जबरन वसूली की तो फैंग युआन के प्रभुत्व से पीड़ित और भी अधिक लोगों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने आज्ञाकारी रूप से अपने आदिम पत्थर सौंप दिए। एक लंबे समय के बाद फैंग युआन की अपराजय छवि बन जाएगी। इससे युवाओं पर कुछ मनोवैज्ञानिक आघात पड़ेगा और वे अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों के प्रति अविश्वास महसूस करेंगे। ये वही बात थी जो अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी नहीं देखना चाहते थे।
उन्हें छात्रों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करने और मजबूर करने के लिए फेंग युआन की आवश्यकता थी, न कि युद्ध के प्रति उनके जुनून को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। वह फेंग युआन की हार देखना चाहता था। एक बार फेंग युआन पराजित हो गया तो उसकी अजेयता की जो छवि स्थापित की गई थी वह तुरंत नष्ट हो जाएगी। साथ ही इससे छात्रों में जुझारूपन की भावना जागृत होगी। कुछ असफलताओं के बाद यह उनकी इच्छाशक्ति को अदम्य बना देगा। लेकिन फेंग युआन को इस प्रकार के दबाव की आवश्यकता थी ताकि वह अधिक आसानी से आदिम पत्थरों को निकाल सके। यदि वह हार जाता तो युवा उसकी कमजोरी को समझ जाते और एक साथ मिलकर हमला कर देते। यद्यपि फेंग युआन के पास प्रचुर मात्रा में प्राचीन पत्थर थे, फिर भी जबरन वसूली उसकी आय का मुख्य स्रोत थी। इस स्रोत के बिना वह अपने भंडार में से धन निकाल रहा होगा। इस प्रकार फेंग युआन का अखाड़े में आना और लगातार 33 जीत हासिल करना केवल छात्रों के प्रति अपना प्रतिरोध बनाए रखने के लिए था, न कि 20 आदिम पत्थरों के इनाम के लिए। यदि वह शुरू से ही युद्ध से बचता तो यह उसकी कमजोरी को दर्शाता, और यदि ये जारी रहता तो यह उसकी कमजोरी को उजागर करता। आप सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कोई भी मंच पर क्यों नहीं आ रहा है? चलो, पहला पुरस्कार 20 आदिम पत्थर हैं। क्या आप सभी अब इसे नहीं चाहते हैं? प्रशिक्षक अपने विचारों से बाहर आकर चिल्लाया। बाकी छात्र भी प्रेरित होने लगे। फेंग युआन पहले ही मंच छोड़ चुका था और उनके लिए यह उनके दिमाग से बहुत बड़ा झटका था। मैं जाऊंगा, मैं आता हूं। दो युवक मंच पर चढ़ गए और हाथापाई करने लगे। ओह, अगर मुझे ये पता होता तो मैं इंतजार करता और मंच पर नहीं चढ़ता। तब मुझे फेंग युआन द्वारा मंच से नीचे नहीं फेंका जाता। ये सोचकर दुख होता है कि फेंग युआन चला गया। वह सचमुच बहुत साहसी है, यहाँ तक कि प्रशिक्षक भी ये सोचकर असमंजस में है कि उसके साथ क्या किया जाए। उनकी फुसफुसाहट सुनकर प्रशिक्षक को लगा कि उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। वह अपने दिल में बहुत उत्तेजित था और फेंग युआन को कड़ी सजा देना चाहता था। हालांकि फेंग युआन ने कुछ भी गलत नहीं किया था और उसे अपनी इच्छा से मंच छोड़ने की अनुमति दी गई थी। प्रशिक्षक असहाय और उदास था। अंततः उसने फेंग युआन की ओर देखा और गुस्से से उसे घूरने लगा। फेंग युआन के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जैसे उसने सोचा, ऐसे असभ्य तरीके, ये प्रशिक्षक थोड़ा प्यारा है। एक जोड़ी गंभीर आंखें दूर स्थित प्रशिक्षण मैदान को घूर रही थीं। अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा होकर अखाड़े में घटित हुई हर घटना को देख रहा था। उसने गहरी भौहें सिकोड़ी। जैसे ही फेंग युआन मंच से गया, उसने अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस की। उसने फेंग युआन से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। इस लड़के को पकड़ना बहुत मुश्किल है। वह अकादमी के नियमों में पारंगत है और सामान्यतः कोई गलत काम नहीं करता। यद्यपि वह कक्षा में सोता है, लेकिन जब उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह उसका उचित उत्तर देता है, जिससे दूसरों को उस पर कोई आपत्ति नहीं रह जाती। उनके प्रभुत्व को दबाने के लिए उनकी कमजोरी का फायदा उठाना कठिन होगा। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी फेंग युआन के प्रति घृणा की भावना विकसित करने से खुद को नहीं रोक सके। एक शिक्षक के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी और होशियार छात्र पसंद थे, और उन शरारती छात्रों से नफरत थी जो नियमों का पालन नहीं करते थे। लेकिन इतने वर्षों तक अकादमी में वरिष्ठ होने के कारण उनका अनुभव अत्यंत समृद्ध था। उन्होंने अनेक प्रकार के विद्यार्थियों को देखा था। उनमें से उसने बहुत ही आज्ञाकारी लोगों को देखा था जो बिना सवाल किए आदेशों का पालन करते थे। ऐसे भी लोग थे जो दिन रात समस्याएं पैदा करते थे, लगातार नियम तोड़ते थे। उसका हृदय पहले से ही जल के समान शांत और सबके प्रति निष्पक्ष हो चुका था। साथ ही उन्होंने अपनी मेज के दाहिने कोने पर यह वाक्य उकेरा कि एक शिक्षक के रूप में उसे सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, और इसे अपना आदर्श वाक्य मान लिया। उन्होंने कभी किसी छात्र के प्रति इतनी घृणा महसूस नहीं की थी। अपने हृदय में घृणा की भावना महसूस करते हुए अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति को भी थोड़ा झटका लगा। पिछले वर्षों में यहाँ तक कि सबसे शरारती छात्रों के प्रति भी वह बड़े दिल से व्यवहार करते थे, उनकी हरकतों को सहन करते थे। लेकिन जब बात फेंग युआन की आई तो उसने निष्पक्षता की यह भावना क्यों खो दी? उसने इस बारे में बार बार सोचा और अंततः उसे इसका कारण समझ में आ गया। इस लड़के का नाम फेंग युआन था। उसके खून में अहंकार का एक रूप था। मूलतः ऐसा प्रतीत होता था कि फेंग युआन अपने शिक्षकों के प्रति उनके दर्जे का सम्मान नहीं करता था। इससे पहले मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के प्रति उन्होंने न केवल अवज्ञा की, बल्कि सार्वजनिक रूप से उसे फटकार भी लगाई। दरअसल शिक्षकों के खिलाफ इस तरह की मारपीट के मामले पिछले वर्षों में आम देखने को मिलते रहे हैं। हालांकि उन बच्चों का मन हमेशा अशांत रहता था। वे या तो विद्रोही, उग्र या जिद्दी आदि थे। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी का स्पष्ट मानना था कि युवा लोग जितने अधिक उत्तेजित थे, उतना ही अधिक यह संकेत था कि वे अपने दिलों में भयभीत थे। लेकिन फेंग युआन ऐसा नहीं था। उसके दिल में जरा भी डर नहीं था, मानो उसने अकादमी की चालें देख ली हों। उनके हाव भाव एकाकी थे, और मंच से चले जाने के बाद भी उनके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं दिखा, मानो उन्होंने कोई तुच्छ कार्य किया हो। जी हाँ,
उसने अपने शिक्षकों की अवज्ञा करने के मामले को एक छोटी सी बात समझा जो महत्वहीन थी। सामान्य शर्तों में वह डरा नहीं था। ये ठीक यही बात थी जिसके कारण अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति पहले से ही दुखी था तथा उसके प्रति घृणा की भावना विकसित हो रही थी। अकादमी का मुखिया फेंग युआन से भी अधिक विद्रोही छात्र या उससे 10 गुना अधिक शरारती किशोर को भी सहन कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये छात्र भय को जानते थे और अपनी उत्तेजित भावनाओं के आधार पर आगे बढ़ रहे थे। जब तक वे भयभीत रहेंगे, जब तक वे आवेगशील रहेंगे, उन्हें आसानी से बहकाया जा सकेगा और वे नियंत्रण से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन फेंग युआन ऐसा नहीं था। वह शांत और उदासीन था, अपने शिक्षकों के प्रति आदर का व्यवहार नहीं करता था। वह सम्मानजनक नहीं था। जो व्यक्ति कुल के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, भले ही उसका पालन पोषण हो जाए, वह कुल के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। एक बार जब वे प्रकट होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति, उन्हें दबा दिया जाना चाहिए, उन्हें दबा दिया जाना चाहिए। अन्यथा उनका अस्तित्व छात्रों में अप्रतिरोध्यता की भावना पैदा करेगा। दीर्घकाल में इसका असर अन्य लोगों पर भी पड़ेगा, जिससे वे अपने शिक्षकों के प्रति आदर खो देंगे और अकादमी के रूप में हम छात्रों का प्रबंधन कैसे कर पाएंगे। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने आंखें मूंद ली और मन ही मन निर्णय लेने लगे। लेकिन फिर उसके चेहरे पर तुरंत ही परेशानी का भाव उभर आया। वह फेंग युआन का दमन कैसे करेगा। फेंग युआन ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उसकी कोई कमजोरी नहीं थी जिसका वह फायदा उठा सके। फेंग युआन के चालाक व्यवहार ने उसे असहायता का एहसास कराया। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा छात्र नहीं देखा था जो अकादमी के नियमों और विनियमों से इतना परिचित हो। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में वह सभी छात्रों के प्रति सदैव निष्पक्ष रहते थे। वह किसी जुगी जोपड़ी के गुंडे की तरह नहीं हो सकता था और जानबूझकर फेंग युआन जैसे युवक के साथ परेशानी मोल नहीं ले सकता था। उसने मार्शल आर्ट प्रशिक्षक पर अपनी उम्मीदें लगा रखी थीं, लेकिन अब वह बहुत निराश हो चुका था। ऐसा लगता है कि फेंग युआन के वर्चस्व को दबाने के लिए हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि अन्य सभी छात्र रैंक एक मध्य चरण तक आगे नहीं बढ़ जाते। एक गू मास्टर की उन्नति ज्यादातर उनकी प्रतिभा से प्रभावित होती है। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपने समृद्ध अनुभव के आधार पर उन्होंने पहले ही अपने मन में यह अनुमान लगा लिया था कि जिन लोगों के पास पहले आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका है, वे हैं गू यूफेंग झेंग, ची चेन और मो बेई। वे क्रमशः ए श्रेणी और 2B श्रेणी के थे और उनके बुजुर्गों के सहयोग से उनके पास आदिकालीन पत्थरों की कोई कमी नहीं थी। तीनों में से कोई भी क्यों न हो, सबसे अधिक संभावना यही थी कि वे प्रथम श्रेणी के मध्य चरण की साधना में आगे बढ़ेंगे। गू यूफेंग झेंग, ची चेन और मो बेई, ये तीनों इस सीजन में हमारे उम्मीद के बीज हैं। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने अखाड़े की ओर देखा और आह भरी। अपनी अनुभवी दृष्टि से वह बता सकता था, अखाड़े में यद्यपि छात्र सहजता से खड़े दिखाई देते थे, वे पहले ही 3 गुटों में विभाजित हो चुके थे। एक घेरे में गू यू ची चेन और उसके समान आयु के कबीले के कुछ लोग थे जो उसके चारों ओर जमा थे। दूसरे घेरे का मूल गू यूफेंग झेंग था और कबीले के नेता के गुट की युवा पीढ़ी इस ए ग्रेड प्रतिभावान व्यक्ति का सूक्ष्म रूप से समर्थन कर रही थी। तीसरे चक्र का नेतृत्व गू यू मो बेई ने किया। उनकी आंतरिक चोट का पहले ही उपचार हो चुका था और वे पीले चेहरे के साथ मैदान में खड़े थे। उसके बगल में बैठे सहपाठी उससे उसकी हालत के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने देने का यही अर्थ है। तीनों गुटों को देखकर अकादमी के वरिष्ठ सदस्य बहुत खुश हुए और हंसने लगे। छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने की पूरी आज़ादी देने का उद्देश्य न केवल उनकी युद्ध संबंधी क्षमताओं को विकसित करना था, बल्कि समय से पहले ही नेता प्रकार के पात्रों का चयन करना भी था। पिछले सत्रों में उन्हें अपने स्वयं के सकल विकसित करने की क्षमता हासिल करने के लिए वर्ष के अंत तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन इस वर्ष फेंग युआन के प्रकट होने के कारण उसकी जबरन वसूली ने विचलन को और अधिक तेजी से सामने ला दिया था। फेंग युआन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का साहस केवल फेंग झेंग, मो बेई और ची चेन ने ही किया था। लंबे समय तक अप्रत्यक्ष प्रभाव में रहने के बाद अन्य युवा स्वतः ही इन तीनों को अपना नेता मानने लगेंगे। जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, ये 3 सामाजिक मंडलियां भावी परिवार के उच्च पदाधिकारियों का स्वरूप तय करेगी। लेकिन ये गुट अभी भी स्थिर नहीं है। उनमें अभी भी छात्र घूमते रहते हैं। एक बार जब तीनों आगे बढ़ जाएंगे और पहले मध्य चरण में पहुंच जाएंगे, तो मैं उन्हें कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दे दूंगा। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने सोचा, इस विभेदीकरण से उन्हें अधिकार प्राप्त होगा और इससे उनका सामाजिक दायरा मजबूत होगा। बेशक वहां कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो दोनों गुटों में से नहीं था। केवल एक व्यक्ति, और वह था फेंग युआन। मजबूत लोगों के करीब जाना मानव स्वभाव है। वास्तव में, हालांकि फेंग युआन ने छात्रों से जबरन वसूली की और उनके खिलाफ काम किया, फिर भी कई युवा थे जो उससे जुड़ना चाहते थे। हालांकि फेंग युआन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उनके लिए केवल उपयोगी लोग ही मुहरे थे और इन युवाओं का मूल्य बहुत कम था। ये भी एक और कारण था कि अकादमी के बुजुर्ग फेंग युआन से नफरत करते थे। वह बहुत असामाजिक था, टीम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था।
उनके जैसे लोगों के लिए कबीले का उन पर उतना नियंत्रण नहीं था जितना अन्य युवाओं का था। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की नज़र एक बार फिर अखाड़े में मौजूद फेंग युआन पर पड़ी। फेंग युआन एक कोने में अकेले खड़े थे, उनके हाथ पीठ के पीछे थे, उनकी पलकें हल्की सी बंद थीं, जिससे छात्रों को अपने पुरस्कार के लिए लड़ने का मौका मिल गया। इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी उनके हाव भाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। उसके चारों ओर खालीपन था, कोई भी युवा उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। स्पष्टतः वह भी नहीं चाहता था कि ये लोग उसके निकट रहें। फेंग युआन वहां अकेला खड़ा था, अकेलेपन में लिपटा हुआ। वह घुटनों से बाहर निकल आया। लेकिन मुझे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह फेंग युआन अभी भी युवा है और इसे धीरे धीरे बदला जा सकता है। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की निगाहें चमक उठी और वह गहराई से सोचने लगे। अगला चरण कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का होगा। 1 वर्ष बाद हम समूहों में विभाजित हो जाएंगे और टीम लीडर तथा सहायक लीडर बनाएंगे। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विभिन्न प्रकार के सम्मान और पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे लघु रेड फ्लावर पुरस्कार, ब्लू नेकक्लॉथ पुरस्कार और 5 उत्कृष्ट छात्र पुरस्कार। वह खेती करना चाहता है, इसलिए उसे संसाधनों की आवश्यकता है, इसलिए उसे इन पदों और पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जैसे जैसे समय बीतता है, छात्रों के बीच परस्पर क्रिया के कारण उनमें रिश्तेदारी, मित्रता और प्रेम जैसी चीजें विकसित होती जाती हैं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह कबीले के नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। इन वर्षों में अकादमी के बुजुर्ग को धीरे धीरे कुछ समझ में आ गया था। जब कबीले में कोई नया सदस्य पैदा होता है तो कबीले द्वारा उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। सबसे पहले उन्हें कबीले की सर्वोच्च मूल्य प्रणाली सिखाई जाएगी। इसके बाद वे नैतिक शिक्षा लेंगे और रिश्तेदारी, दोस्ती और प्रेम की सुंदरता और महत्व के बारे में जानेंगे। इसके बाद उन्हें सम्मान सिखाया जाएगा और बड़े होने की प्रक्रिया में उन्हें आकर्षित करने के लिए पुरस्कार जैसे कई संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। परिवार को सौंपी गई भूमिकाओं का उपयोग करते हुए वे अपने गुट में सबसे वफादार कबीले के सदस्यों को चुनते और भर्ती करते थे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसी छोटी भूमिकाओं को तुच्छ न समझें, क्योंकि एक बार वे इनमें से कोई भूमिका निभा लें तो वे कबीले के प्रशासन का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसी व्यवस्था में निरंतर प्रभाव के कारण एक ओर तो अधिकार का लाभ और शक्ति की मधुरता प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था से अलग होने की समस्या भी उत्पन्न होती है। एक हाथ में गाजर और दूसरे में छड़ी, कौन इस व्यवस्था से अलग हो सकता है? यहाँ तक कि सबसे उग्र व्यक्ति या सबसे अकेले व्यक्ति भी धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। निष्ठाहीन व्यक्ति को भी निष्ठावान बनाया जाएगा। रिश्तेदारी, दोस्ती या प्यार के बिना भी वे विकसित हो जाएंगे। ये व्यवस्था की शक्ति है। यह नियमों की शक्ति है। ये कबीले के जीवित रहने का तरीका है। रात हो गई। चांद चांदी की प्लेट की तरह बादलों के बीच दिखाई दे रहा था। पतले पतले फैले तारों ने आसपास के वातावरण को सजा दिया। गु यू मो बेई आंगन में खड़ा था, अपना सिर ऊपर उठाए हुए, उसकी आंखें चांद के प्रतिबिंब में चमक रही थीं। छोटे भाई, मैंने सुना है कि आज तुम घायल हो गए। उसके पीछे उसकी बहन गु यू मो यान की आवाज गूंजी। बहन, आप चिंतित हैं कि आज मुझे इतना पीटा गया कि खून की उल्टी हो गई, कि मुझे लंबे समय तक मानसिक आघात रहेगा। मो बेई ने पलटकर अपने होठों को सिकोड़ लिया। अपने भाई को हंसते देख मो यान के दिल को राहत मिली। हालांकि वह सचमुच चिंतित थी, फिर भी उसने कहा, नहीं, यहाँ बड़ी बहन तुम्हें सबसे अच्छी तरह समझती है। अच्छा भाई, आप में अदम्य इच्छा शक्ति है, आप हमारे मो परिवार के भावी मुखिया हैं। इतनी छोटी सी चोट से आप कैसे डर सकते हैं? हे, मुझे पता था कि बहन मुझ पर सबसे ज्यादा प्यार करती है। मो बेई ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और वह शर्म से हंस पड़ा। तुम्हें पता है, बहन। चांदनी की रोशनी में इस 15 वर्षीय किशोर की आंखें चमक रही थीं। हालांकि मैं इस बार असफल रहा, लेकिन मैंने मैच के दौरान फेंग युआन को हौंकते हुए सुना। उस समय उन्होंने मुझे शांत और धैर्यपूर्वक 2-3 वार में आसानी से हरा दिया था। लेकिन उसकी हौंफने से उसकी कमजोरी पहले ही उजागर हो गई थी। वह निश्चित रूप से उतना मजबूत नहीं है जितना बाकी सब सोचते हैं। एक दिन मैं उसे पूरी ईमानदारी से हरा दूंगा। अच्छा, जैसा कि मेरे मो वंश के एक अच्छे आदमी से उम्मीद थी। मो यान ने अपने भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए, चेहरे पर चिंता दर्शाते हुए हंसते हुए कहा, हालांकि आपको आंतरिक चोटें आई हैं, इसलिए कृपया इन कुछ दिनों में अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास न करें। मेरे सिर को मत छुओ बहन, मैं पहले से ही काफी बूढ़ा हो गया हूँ। मो बेई ने दुखी स्वर में अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मेरे पास एक योजना है। इन कुछ दिनों में मैं अपनी छिद्र दीवारों का पोषण करने जा रहा हूँ। प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक पूरी तरह से सफलता प्राप्त करना और वर्ग अध्यक्ष का पद प्राप्त करना और फेंग युआन के प्रभुत्व को दबाना। मैं उसे बता दूंगा कि एक गु मास्टर की साधना के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है प्रतिभा। मुझे खुशी है कि तुम इस तरह सोच सकते हो। पिछली बार मैं केवल उपाध्यक्ष था। यदि आप चेयरमैन बनने में सफल हो जाते हैं तो इससे मेरी भी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी।
चिंता मत करो बहन, अध्यक्ष का पद मुझे अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। उसी समय ची परिवार में गुप्त कमरे के अंदर केवल एक मशाल थी, जो चूना पत्थर की दीवार के एक छेद पर लगी हुई थी। लौ जलती रही और इस छोटे से कमरे को रोशन करती रही। सत्ता में बैठे दो बुजुर्गों में से एक, गुयू ची लियान, अपने पोते गुयू ची चेंग के सामने बैठे थे। दोनों प्रार्थना की चटाई पर बैठे थे और उनकी परछाई जमीन पर पड़ रही थी, जो लौ की टिमटिमाहट के साथ डगमगा रही थी। गुयू ची लियान ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली से ची चेंग के पेट के क्षेत्र को छुआ। गुयू ची चेंग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था, उसका मन उसके छिद्र में प्रवेश कर रहा था और वह अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने आदिम समुद्र में लहरों को दबा रहा था। इस संसार में दो पेड़ के पत्ते एक जैसे नहीं होते। गू मास्टर्स की तरह कोई समान आदिम सार भी नहीं है। एक बार जब बाह्य स्रोत से आदिम सार छिद्र में प्रवेश करता है, तो इसके परिणामस्वरूप छिद्र में मूल आदिम सार का प्राकृतिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। यदि गु यू ची चेंग इसे दबाता नहीं है और इसके बजाय अपने आदिम सार को प्रतिरोध करने की अनुमति देता है, तो इसका परिणाम दोनों सार के बीच टकराव होगा। ऐसी गहन प्रतिक्रिया से छिद्र को बहुत नुकसान हो सकता है। एपर्चर का आदिम समुद्र एक गु मास्टर की साधना की नींव और जड़ है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार छिद्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो कम से कम व्यक्ति की साधना क्षमता कम हो सकती है, लेकिन यदि यह गंभीर हो तो उसकी छिपी हुई प्रतिभा भी कम हो सकती है। एक बार छिद्र पूरी तरह टूट गया तो गु मास्टर तुरंत मर जाएगा। थोड़ी देर के बाद गुयू ची लियान ने धीरे धीरे अपना आदिम सार संचारित करना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपना हाथ वापस ले लिया। गुयू ची चेंग ने राहत की गहरी सांस ली, उसका तनावग्रस्त शरीर शिथिल हो गया। मेरे छिद्र को पोषित करने और हर 3 दिन में मुझ में आदिम सार संचारित करने के लिए धन्यवाद दादाजी। यह आपके लिए बहुत कठिन रहा है। गुयू ची लियान का माथा पसीने से भर गया था और उसने आह भरते हुए कहा, यह अपरिहार्य है। आपकी प्रतिभा केवल सी ग्रेड की है, इसलिए यदि हम मध्यम स्तर तक पहुंचने के लिए केवल आपकी योग्यता पर निर्भर रहें तो इसमें काफी समय लगेगा। ये समय आमतौर पर बी ग्रेड से 2 गुना और ए ग्रेड से 4 गुना होगा। ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिभा उजागर होगी। इस प्रकार, भले ही ये तरीका खतरनाक हो, हमें इसका प्रयोग करना ही होगा। पोता दादाजी के इरादे समझता है, जब तक तुम समझते हो। बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, इस विधि का एक और परिणाम भी है। मेरे रजत आदिम सार द्वारा आपके छिद्र का पोषण किए जाने के बाद, यद्यपि रजत आदिम सार का प्रभाव अधिक होता है, फिर भी यह आपके लिए आदिम सार का एक बाह्य स्रोत ही है। अब से, भले ही आपकी छिद्र की दीवारें प्रकाश की दीवार से पानी की दीवार में बदल जाएं, फिर भी यह मेरी ऊर्जा के साथ मिश्रित होगी। जितनी अधिक बाह्य ऊर्जा होगी, आपका छिद्र उतना ही अधिक अशुद्ध होगा और यह आपकी प्रतिभा को दबा देगा तथा भविष्य में आपके विकास को सीमित कर देगा। गुयू ची चेंग ने अपने होंठ काटे, दादाजी, ची परिवार के भविष्य के लिए मैं अपने भविष्य की संभावनाओं का बलिदान करने को तैयार हूँ। गुयू ची लियान प्रसन्न होकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। यह अच्छी बात है कि आपके मन में ऐसे विचार हैं, लेकिन स्वर्ग हमेशा आपके लिए आशा की एक किरण छोड़ता है, क्योंकि आप अभी भी निराश नहीं हैं। यदि हम सफाई करने वाले जलगू को खोज सकें, तो यह आपके छिद्र की दीवारों को साफ करने में सक्षम होगा और आपके छिद्र समुद्र में सभी बाहरी ऊर्जाओं को बाहर निकाल देगा, जिससे ये परिणाम दूर हो जाएगा। इसके अलावा, मैंने आपके लिए शराब कीड़ा खोजने के लिए अपने रिश्तों का भी इस्तेमाल किया है। ये कीड़ा रैंक एक गू मास्टर को उनके आदिम सार को परिष्कृत करने और इसे एक छोटे दायरे से बढ़ाने में मदद करने में सक्षम है। इस प्रकार परिष्कृत किया गया मूल सार आपके शरीर का अपना मूल सार होगा, न कि कोई बाह्य सार। अपने एपर्चर को पोषित करने के लिए इस तरीके का उपयोग करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव या जोखिम नहीं होता है, ये एक बेहतर पोषण प्रभाव है। गुयू ची लियान बहुत खुश हुई। धन्यवाद दादाजी। हालांकि, शराब कीड़ा को ढूंढना मुश्किल है। रैंक एक गू कृमियों में, शराब कृमि, सुअर कृमि और किताब कृमि आदि सभी अत्यंत दुर्लभ गू हैं। जैसे ही वे बाजार में आएंगे, उन्हें तुरंत खरीद लिया जाएगा। बेशक, इस दुनिया में कुछ ऐसे गू भी हैं जिनके बारे में अफवाह है कि वे गू मास्टर की प्रतिभा को बदल देते हैं, लेकिन इस उम्र में दादाजी ने कभी उन्हें नहीं देखा है, केवल कभी कभी उनके बारे में अफवाहें सुनी हैं। बूढ़े आदमी ने समझाया। रात की हवाएं खिड़कियों से धीरे धीरे कमरे में आ रही थीं। गुयू फैनजिंग अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठे थे, दोनों हाथों में एक प्राचीन पत्थर पकड़े हुए थे। हरे रंग का तांबे जैसा प्राचीन समुद्र बिना किसी हवा के उफान पर था, लहरें सफेद छिद्र की दीवारों की ओर टूट रही थीं। उसके पास एक ग्रेड रैंक की प्रतिभा है और उसके आदिम सार ने एपर्चर के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उसके स्वस्थ होने की प्राकृतिक दर फैंग युआन से 2 गुनी थी। इस तरह के ईश्वरीय लाभ के साथ, वह पहले से ही रैंक एक मध्य चरण के करीब है। ओह! थोड़ी देर बाद, गुयू फैनजिंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। चांद चमक रहा था और खिड़की के बाहर तारे बिखरे हुए थे। नीले हरे बांस के घर एक पंक्ति में व्यवस्थित थे। शांति और सद्भाव का दृश्य।
खेती करते समय समय हमेशा उड़ता चला जाता है। पलक झपकते ही रात काफी हो गई है, फैंग जेंग ने धीरे से कहा। उसने धीरे से अपने हाथ खोले और पत्थर के चूर्ण के 2 ढेर उसके बिस्तर के सामने फर्श पर गिर पड़े। जब किसी प्राचीन पत्थर का सार पूरी तरह से निकाल लिया जाता था तो वह पाउडर के ढेर में बदल जाता था। बारूद के ढेर को देखकर फैंग जेंग की भौहें सिकोड़ गईं। उसने अपना पैसों का थैला निकाला, वह लगभग खाली हो चुका था। उसे खोलकर उसने देखा कि उसके अंदर 3 प्राचीन पत्थर पड़े हुए थे। फैंग जेंग अकादमी से हर 7 दिन में 3 टुकड़े संसाधन के रूप में प्राप्त करता था, लेकिन चूंकि फैंग युआन उससे 1 टुकड़ा छीन लेता था, इसलिए उसके पास हर सप्ताह केवल 2 ही टुकड़े बचते थे। चाचा चाची भी उसे रहने का खर्च देते थे, लेकिन वह भी हर 7 दिन में 3 पत्थर होता था। केवल इन प्राचीन पत्थरों से ये कैसे पर्याप्त है? फैंग जेंग अपने भाई फैंग युआन से आगे निकलने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने अपने चाचा और चाची के पास कई बार जाकर कुछ प्राचीन पत्थरों की भीख मांगी। कई बार उनकी चाची उनसे दिल की बात करने के लिए आती और उन्हें बताती कि उनका परिवार कितना गरीब है और कैसे उनके पास नकदी प्रवाह की कठिनाइयां हैं तथा उनके पास अतिरिक्त पैसे नहीं बचते हैं। तब से फैंग जेंग को आगे पूछने की इच्छा नहीं हुई। पिताजी और माताजी पहले से ही मेरी साधना में सहयोग देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बना सकता और न ही अधिक प्राचीन पत्थरों की मांग कर सकता हूँ। मेरे पास केवल 3 ही बचे हैं। मैं तो और अधिक मितव्ययी हो सकता हूँ। यदि मैं प्रतिदिन 1 टुकड़ा उपयोग करूं तो मेरे पास 3 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज होगा। मुझे लग रहा है कि 3 या 4 दिनों में मैं निश्चित रूप से मध्य चरण में पहुंच जाऊंगा। एकमात्र बात यह है कि बड़े भाई की अब क्या प्रगति है। ऐसा सोचते हुए फैंग जेंग ने अवचेतन रूप से अकादमी के रहने वाले क्वार्टर की ओर देखा। मेरे पास ए ग्रेड प्रतिभा है, जबकि बड़े भाई के पास केवल सी ग्रेड प्रतिभा है। उसकी गति निश्चित रूप से मुझसे धीमी है। इस बार बड़ा भाई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े भाई, मैं आपको ए ग्रेड प्रतिभा की असली ताकत से परिचित कराऊंगा। ये सोचकर फैंग जेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अकादमी छात्रावास। फैंग युआन का दरवाजा कसकर बंद था। अंधेरे में वह सोया नहीं था, बल्कि अपने बिस्तर पर बैठा था। एक गू मास्टर की साधना नींद की जगह नहीं ले सकती। सामान्यतः इस समय तक फैंग युआन सो चुका होता, लेकिन आज सुबह साधना करते हुए उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि वे मध्य चरण से बस 1 कदम दूर हैं। मैं आज रात सोऊंगा ही नहीं, मैं सीधे मध्य स्टेज पर जाऊंगा। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। इसके तुरंत बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका मन छिद्र में चला गया। हरे तांबे आदिम समुद्र का 44%। अभी कुछ ही क्षण पहले वे सभी शराब के कीड़े द्वारा हल्के हरे रंग के मध्य चरण के आदिम सार में परिष्कृत किए गए थे। उठना। एक विचार के साथ शांतिपूर्ण हरा तांबे जैसा आदिम समुद्र हलचल करने लगा। हंगामा बढ़ता ही गया और लहरें उठने लगीं। छप छप छप। ज्वार एक दूसरे के विरुद्ध दौड़ते हुए आसपास के छिद्र की दीवारों की ओर बढ़ रहे थे। चट्टान से टकराने की तरह अधिकांश आदिम सार पन्ना जैसी लहरों में टूट जाएगा और वापस समुद्र में मिल जाएगा। आदिम सार की एक छोटी सी मात्रा व्यय हुई, जो अदृश्य ऊर्जा के एक छोटे से संकेत में बदल गई, जो सफेद रंग के प्रकाश छिद्र की दीवार में प्रवेश कर गई। फिर से उठो, फैंग युआन ने सोचा, क्योंकि पन्ना की लहरें बड़े पैमाने पर हो गईं। पहले लहरें खरगोशों और कुत्तों की तरह थीं, लेकिन अब वे घोड़ों की टोलियों की तरह थीं, जो छिद्र की दीवारों की ओर बढ़ रही थीं। घोड़े जैसा अजगर, आकाश जैसी लहरें। आदिम सार शीघ्र ही खर्च हो गया और जल स्तर तेजी से गिर गया। छप छप छप। लहरों ने लगातार प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः परिवर्तन हुआ। सफेद रंग की दीवार अचानक हिल गई। मूल रूप से हल्का सफेद रंग आंखों को भेदने वाली चमक बिखेर रहा था। ये दृश्य देखकर फैंग युआन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि महत्वपूर्ण हिस्सा आ गया था और उसने दीवारों पर दौड़ने के लिए जल्दी से अपने सभी आदिम सार को सक्रिय कर दिया। श्वेत प्रकाश अधिक चमकीला हो गया। प्रकाश किरणें विकृत होकर आपस में उलझने लगीं, जिससे लोगों को मोटाई का एहसास होने लगा। 10 से अधिक सांसों के बाद प्रकाश की दीवार पर प्रकाश की पट्टियों की सफेद धारियां दिखाई दी, और ये धारियां एक दूसरे से ऐसे टकराईं जैसे बिना रुके बहता हुआ पानी हो। टकराव की प्रक्रिया में वे आपस में मिलते और विलीन होते रहे, जिससे एक श्वेत प्रवाहित प्रकाश का निर्माण हुआ। अंततः प्रवाहित प्रकाश एक टुकड़े में एकत्रित हो गया और प्रकाश की दीवार को पूरी तरह से ढक लिया। सफेद रोशनी मंद हो गई और छिद्र की मूल सफेद रोशनी वाली दीवार गायब हो गई, तथा उसकी जगह गोलाकार आकार की सफेद पानी की दीवार की एक परत आ गई। प्रकाश की दीवार की सतह चिकनी थी और उसमें कोई अशुद्धियां नहीं थीं। हालांकि पानी की दीवार प्रकाश की दीवार से अधिक मोटी थी। प्रकाश की लहरें उस पर बह रही थीं और टिमटिमा रही थीं। आदिकालीन समुद्र को पुनः शांति मिल गई। छिद्र में अभी भी 20% आदिकालीन सार शेष था। मैं मध्य चरण तक आगे बढ़ गया। फैंग युआन ने अपनी आंखें खोलते हुए दिल खोलकर हंसा। पर्दों के बीच से तेज धूप अंदर आ रही थी।
अनजाने में ही रात बीत गई और सुबह हो गई।